चलिए शुरू करते हैं। बाहरी आवाज़ों को थोड़ा इग्नोर करेंगे और शुरू कर रहे हैं। और एक बात मैं बता दूं कि स्वतंत्रता भारत के बाद हमारा चलने वाला है गांधी युग। गांधी युग के बाद ख़त्म हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद साउथ इंडिया लाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्वतंत्र भारत का आंदोलन। स्वतंत्र भारत में सबसे इम्पोर्टेंट है 1857 इस समय, उसके बाद धीरे धीरे आगे चलेंगे। तो 1857 में क्या हुआ था, सबसे बड़ा कारण शुरू होता है और ये सबसे पहले क्रांति बोला जाता है हमारे स्वतंत्रता का। इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन में 1857 की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भूमिका की अगर बात करें तो सबसे पहले याद रखिएगा 1857 ईस्वी के विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो मेरठ से शुरू हुआ था। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1857 ईस्वी का विद्रोह जो है, अगर पूछे कहाँ से शुरू हुआ तो मेरठ से बता दीजिएगा। अगर आपसे पूछे 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या है, तो याद रखिएगा चर्बी में मिले थे कारतूस, इसलिए इसे तत्कालीन कारण माना जाता है। चर्बी का मतलब है गाय का चर्बी, भैंस का चर्बी जो है, गाय का ज़्यादातर चर्बी मिलाया हुआ था इसलिए। तो 1857 का कारण है, तत्कालीन कारण है चर्बी में मिले कारतूस। कुछ तो कारण होनी चाहिए था ना युद्ध होने का, वही कारण था। अगर आपसे पूछे 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कैनिंग को बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड कैनिंग है। इस टेबल को मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा कि आपको जब ये सारे वन लाइनर दिमाग में छप जाए तो आपको टेबल क्लियर हो सके। तो इस क्वेश्चन को देखिए कि 1857 ईस्वी के क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो याद रखिएगा जैसे कि ये वर्ड है थोड़ा टेढ़ा, तो हम कैसे याद करेंगे, लॉर्ड तो याद हो जाएगा, पाम अलग कर दीजिएगा, अस्टर्न अलग कर दीजिएगा, तो पाम अस्टर्न हो जाएगा। तो लॉर्ड पाम अस्टर्न है। अगर पूछे 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है, तो पाम अस्टर्न है, लॉर्ड पाम अस्टर्न है। याद हुआ कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। ठीक है, इसे तोड़ के जितना पढ़िएगा उतना याद होगा। संधि विच्छेद का नाम सुने हैं, संधि विच्छेद कर दीजिए, तो याद रखिएगा पाम अस्टर्न कहते हैं। तो जैसे भारत का गवर्नर जनरल अगर पूछे 1857 का भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। उसी तरह अगर आपसे पूछे 1850 समय जो है क्रांति जो हुआ था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो पाम अस्टर्न था। अगर आपसे पूछते कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, तो याद रखिएगा मिर्ज़ा गालिब। यह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि 1857 के विद्रोह को के समय जब 1857 विद्रोह हुआ था उस समय एक उर्दू कवि थे, उनका नाम क्या था, तो मिर्ज़ा गालिब थे। ठीक है, अगर आपसे पूछते 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन अगर बोले, अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन अगर बोले तो मौलवी अहमदुल्ला शाह को बोला जाता है। अंग्रेजों के लिए एकदम कट्टर थे, कट्टर, याद रखिएगा। तो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला है। अगर आपसे पूछ दे किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है, तो अगर आपसे पूछे कि 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है, तो जेम्स आउटरम, याद रखें, जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने दी थी। अगर आपसे पूछ दे, डायरेक्ट पूछे कि 1857 का एक षड्यंत्र हुआ था, षड्यंत्र की संज्ञा दी गई थी कि 1857 एक विद्रोह जो है वो षड्यंत्र है, कौन संज्ञा दिया है, तो जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने दी थी। ठीक है, अगर आपसे पूछते कि 1857 की क्रांति का चिन्ह अगर पूछे, चिन्ह जो प्रतीक होते हैं, बताइए क्या निश्चित किया गया था, तो कमल और चायपाती जो है निश्चित किया गया था। तो याद रखिएगा कमल और चायपाती जो है किसके चिन्ह थे, तो 1857 की क्रांति के चिन्ह थे, निश्चित किए गए थे। अगर आपसे पूछते 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया, तो मंगल पांडे दिए थे, जो कि आप जानते ही एक सैनिक थे। और ये सैनिक थे इसीलिए क्या हुआ कि जो चर्बी का कारतूस का नाम सुने हैं, जिसमें कारतूस में चर्बी मिलाकर चलाना था, वो मंगल पांडे को पता चल गया और यही सबसे पहले जो है क्रांति शुरू कर दिए थे। इन्हीं के नाम से शुरू हो जाता है कि सबसे पहले अपना बलिदान कौन दिया, तो मंगल पांडे दिए भाई, उसी के कारण शुरू हो गया। अगर आपसे पूछे मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में जो है विद्रोह का सूत्रपात किया, वो थे कौन, मंगल पांडे जो थे किससे संबंधित थे, तो 34वीं, याद रखिएगा, नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है। तो 34 नेटिव इन्फेंट्री एक सैनिक का एक जो लोगो होता है उसे कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है। याद रखिएगा कौन, तो याद रखेंगे मंगल पांडे, जो कि 1815 में अकेले ये विद्रोह किए थे। इसी को सैनिक विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। देखिए
वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाली कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो वो थे मंगल पांडे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इससे, तो ये चीज को भूलिएगा नहीं। आगे सवाल पूछेगा कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किस शहर से किया था? तो याद रखिएगा लखनऊ शहर से किया था। कहाँ से की थी? तो बेगम हजरत महल जो है लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी 1857 का जो विद्रोह हुआ था। याद रखेंगे उस समय जब नेतृत्व कर रहे थे उस समय अंग्रेज अधिकारी जो है दबाने का काम कर रहा था। तो कौन अंग्रेज था? तो कैंपबेल था। कौन था? कैंपबेल था। याद रखिएगा कैंपबेल अंग्रेज था जो कि लखनऊ में जो क्रांति फैला था उसका दबाने की कोशिश कर रहा था। 57 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा तात्या टोप ने किए थे। तो तात्या टोप जो कर रहे थे, याद रखिएगा कानपुर से सैनिक का नेतृत्व कर रहे थे। किससे? तो सैनिक का नेतृत्व कर रहे थे। याद रखिएगा अगर आपसे देखा जाए तो 1857 के विद्रोह की शक्तियों का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो हिंदू मुस्लिम एकता था। इसके कारण 1857 जो है विद्रोह होने में सफल माना जाता है। मतलब सफल तो हो ही रहा था लमसम, और उस समय से ही समझिए क्रांति की शुरुआत भी हो गई थी, है ना। अगर देखा जाए तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल्य नाम क्या है, मतलब वास्तविक नाम क्या था? तो मणिकर्णिका नाम था। ये सवाल डायरेक्ट पूछता है तो इस पे ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जो क्या नाम है? ह्यूरोज। देख रहे हैं इस वर्ड को, मान लीजिए हम बोलने में अचानक चुप हो गए तो क्या बोलेंगे? ह्यूरोज, तोड़ देंगे इसे। तो ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेला मर्द है, अकेली मर्द है। तो लक्ष्मीबाई को बोला था। याद रखिएगा ह्यूरोज जो था बोला था लक्ष्मीबाई को कि ये ही अकेली मर्द है इस भारतीय क्रांतिकारी में। मतलब छक्के छुड़ा दी थी ना, बात यहाँ है। तो हालत खराब हो गया था। चलेगा। भारत के किस वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे? मतलब कौन से वर्ग के थे? तो ज्यादातर थे शिक्षित और मध्यम वर्ग के लोग सम्मिलित थे। याद रखिएगा। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि किस वर्ग के लोग सबसे ज्यादा 1857 में सम्मिलित हुए थे? तो शिक्षित और मध्यम वर्ग के लोग जो है सम्मिलित हुए थे। अगर आपसे पूछेगा कि मंगल पांडे को फांसी की सजा जो है दी गई, तो मंगल पांडे को फांसी की सजा मिली थी 8 अप्रैल 1857 में, मतलब 1857 में मिली थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मंगल पांडे को कब फांसी की सजा दी गई, तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। ये तो मंगल पांडे आप देख लिए। अब देखिए इस सवाल पे 1857 के विद्रोह में दिल्ली में सैनिक का नेतृत्व जो है किसने किया? तो दिल्ली में सैनिक का नेतृत्व करने वाले देखिए 2 आदमी थे। बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। याद रखिएगा बहादुर शाह जफर भी नाम है, बहादुर शाह द्वितीय भी बोला जाता है। याद रखिएगा। और एक वक्त खां थे। तो 2 व्यक्ति थे। याद रखिएगा दिल्ली के विद्रोह जो दिल्ली तरफ से लड़ रहे थे, याद रखिएगा सैनिक का नेतृत्व कर रहे थे 1857 में। तो 2 थे, बहादुर शाह द्वितीय और खान वक्त खान। अगर पूछते कि दमन करने वाला दबाने वाला जो ब्रिटिश अधिकारी थे उस समय कौन था, तो याद रखिए 2 उधर भी था, कैप्टन हडसन और निकलसन। क्या नाम है? निकलसन। ठीक है, निकलसन। और एक हैंडसन, कैप्टन हैंडसन। 2 मिलके उधर भी दिल्ली के तरफ से जो है ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहे थे, दमन कर रहे थे। और इधर से हमारा दिल्ली का सैनिक का नेतृत्व कौन कर रहे थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय और वक्ता खां। ठीक है। अगर आपसे पूछे बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था, तो आप जानते हैं कि बिहार से संबंधित हैं कुंवर सिंह, जो कि 1857 में ये भी बहुत अच्छी भूमिका निभाए थे। जो कि बिहार के कौन से क्षेत्र से? जगदीशपुर से, क्योंकि जगदीशपुर के राजा थे ये कुंवर सिंह। ठीक है। और इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो 9 मई 1858 में हो गई थी। तो 9 मई 1858 मतलब 1858 में इनकी मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई, तो जनवरी 1857 में की गई थी। यही था, चर्बी से चलाने वाली एनफील्ड राइफल था। याद रखिएगा, जो कि जनवरी 1857 में शामिल कर दिया गया था, अंग्रेज लोग कर दिए थे। अगर आपसे और सवाल पूछता है तो 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, तो लॉर्ड कैनिंग बनाया था। याद रखिएगा, जो कि भारत का गवर्नर जनरल था, जो कि क्रांति का भी याद रखेंगे। तो अगर आपसे पूछेगा कि 1857 में
किसने इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग। अब इलाहाबाद में भी तो कोई क्रांति हो रही होगी, कोई तो लड़ रहे होंगे। तो हाँ, लड़ रहे थे लियाकत अली, जो कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, इलाहाबाद में 1857 में सेवन के संग्राम का नेता कौन था? तो याद रखिएगा, वो नेता थे मौलवी लियाकत, याद रखिएगा, लियाकत अली थे, याद रखिएगा। ठीक है, दोनों थे। ठीक है, तो मौलवी लियाकत अली थे। मतलब दोनों कहने का मतलब हिंदू मुस्लिम एकता। देख रहे हैं, हर जगह अपने अपने क्षेत्र पे अपनी अपनी सबकी भूमिका निभाई जा रही थी। ठीक है, आपसे पूछेगा गडगरी विद्रोह का केंद्र था क्या? पता है? कोल्हामपुर। कोल्हामपुर बोलते हैं, कोल्हापुर भी होता है और कोल्हामपुर। तो याद रखिएगा, कोल्हामपुर भी बोलेंगे और कोल्हापुर। ये केंद्र था किसका? गडगरी विद्रोह का। तो गडगरी विद्रोह पूछेगा कि कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा कौन सा केंद्र माना जाता है? तो कोल्हापुरम या कोल्हर, याद रखिए कोल्हापुर। अगर आपसे पूछे 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली विद्रोह का नेता अगर आपसे पूछे तो क्या बताइएगा, बता सकते हैं? तो याद रखिएगा, खान बहादुर खान थे, याद रखेंगे। तो 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन थे? तो खान बहादुर खान थे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा। और पूछेगा कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन जो कारण था क्या था? तो हम जानते हैं कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश होना। अंग्रेज अगर धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता तो 1857 में क्रांति नहीं होने की संभावना थी। और ये इतनी बड़ी आग नहीं होती और चर्बी वाली इस्तेमाल नहीं करता तो क्रांति होता ही नहीं, बहुत कम होता। याद रखें, आधुनिक इतिहासकार जिन्हें 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो वो कहने वाले वीडी सावरकर थे। वीडी सावरकर जो है आधुनिक इतिहासकार हैं, याद रखिएगा। 1857 को मतलब 1857 के विद्रोह को कहे थे कि ये स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी, और सच में पहली लड़ाई थी। उसके बाद तो जो आग लगी बुझने का नाम ही नहीं लिया था, है ना। आगे चलेंगे, तत्या टोप का मूल्य नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंगा था। तो याद रखिएगा, तत्या टोप का अगर वास्तविक नाम पूछा जाए तो रामचंद्र पांडुरंगा लगा के टिक आ जाइएगा। अगर आपसे पूछेगा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये किस इतिहासकार का कहना था? तो ये कहना था आर.सी. मजूमदार का। किसका? तो आर.सी. मजूमदार का कहना था कि ना ये प्रथम है, ना राष्ट्रीय है, ना स्वतंत्रता संग्राम था, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि मेरठ में विद्रोह का प्रारंभ जो हुआ था कब हुआ था? तो 10 मई, याद रखिएगा, 10 मई 1857 ईस्वी में हुआ था। तो अगर आपसे पूछे कि मेरठ में विद्रोह प्रारंभ हुआ तो 10 मई 1857 ईस्वी को हुआ था, ये भी याद रखिएगा। तो मेरठ में 13 मई को होना था, जो कि 10 मई को कर दिया गया था, याद रखेंगे। तो मेरठ में विद्रोह का आरंभ जो है, शुरुआत जो है, हो गया था 10 मई 1857 में। अब बात है कि मेरठ तो शुरुआत हुआ था, तो मेरठ का मेन लीडर भी तो कोई होगा, है ना। तो मेन लीडर कौन है? तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो 1857 के मेरठ का जो नेता कौन थे? तो याद रखिएगा, कदम सिंह थे। हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, अगर पूछ दे तो जवाब देने में हिचकिचाइएगा नहीं। मेरठ के विद्रोह का नेता अगर 1857 का पूछे तो कदम सिंह को टिक लगा के आ जाइएगा। अब गलती नहीं करिएगा, बहुत लोग मंगल पांडे लगा देते हैं कि भाई वही शुरू किया तो मेरठ में भी शुरू हुआ, नहीं, ऐसा नहीं करिएगा, कदम सिंह। चलिए, वो पहला व्यक्ति थे जो कि शुरुआत कर दिए थे, ठीक है, याद रखिएगा, मंगल पांडे। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने कब दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तो 12 मई 1857 को घोषित कर दिया था। तो याद रखिएगा, 12 मई 1857 को क्या कर दिया? घोषित कर दिया कि बहादुर शाह द्वितीय भारत का सम्राट बनेंगे, याद रखिएगा। तो मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने कब दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया? मतलब दिल्ली पर अधिकार कर लिया, सोचिए, अंग्रेज को एकदम भगा दिया और बहादुर शाह द्वितीय को क्या किया? बता दिया कि भारत का सम्राट है, बैठा दिया गद्दी पे। और सवाल पूछता है कि बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय जो है किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो कौन ब्रिटिश था बिहार में भाई दमन करने के लिए? तो याद रखिए, टेलर याद रखिए, टेलर जी हैं, याद रखिएगा, टेलर है, और बिसेंट
बिशेंट आयर है, ठीक है, बिशेंट आयर है। कौन है? बिशेंट आयर। तो दो व्यक्ति था, तो याद रखिएगा टेलर और बिशेंट आयर जो है यहाँ जो बिहार में दमन जो विद्रोह हो रहे थे उसको दमन मतलब दबाने के लिए आया हुआ था, अंग्रेजी अधिकारी था, ठीक है। और बिहार से कौन लड़ रहे थे? कुंवर सिंह। और पूछेगा कि 1857 के विद्रोह में क्रम में दिल्ली के दमन करने के लिए किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो ब्रिटिश जो है दिल्ली में दो लड़ रहा था, मैंने बताया था, जिसमें बहादुर शाह हमारे इधर से लड़ रहे थे, 1857 की क्रांति के तरफ से लड़ रहे थे, दिल्ली तरफ से लड़ रहे थे, बहादुर शाह जफर और वक्ता खां। लेकिन मैंने बताया था कि अंग्रेज की तरफ से कौन दमन करने के लिए बैठा था? दो व्यक्ति, कैप्टन हडसन और निक्सन। तो निक्सन का जो है हत्या हो गया था, इसी में अधिकारी में दमन हुआ था दिल्ली में, तो हत्या हो गई थी, याद रखिएगा। तो क्या क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, नहीं समझोगे तो सुन लीजिए कि 1857 के विद्रोह में दिल्ली में दमन करने के लिए किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो निकल्सन की मृत्यु हो गई थी और कैप्टन हडसन बचे हुए थे, याद रखिएगा। और याद रखेंगे, और दिल्ली तरफ से कौन लड़ रहा था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय और वक्ता खां लड़ रहे थे, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि किस स्थान पर हुआ विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई? तो लखनऊ में हो गई थी, याद रखिएगा। तो याद रखेंगे, ब्रिटिश अधिकारी एक था हैवलॉक जो कि लखनऊ में नेतृत्व कर रहा था, एक और थे कैंपबेल। तो कैंपबेल की मृत्यु नहीं हुआ था, हो गया था हैवलॉक का मृत्यु हो गया था विद्रोह के दौरान। तो याद रखिएगा, दिल्ली में भी मृत्यु हो गया था निकल्सन का, और दूसरा हो गया था हैवलॉक का मृत्यु हो गया था, याद रखिएगा, लखनऊ में, जहां बेगम हजरत लीड कर रही थी, है ना, याद रखिएगा। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इससे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो याद रखिएगा, बेंजामिन जो है डिज़रायली ने दी थी। मतलब अंग्रेज को लास्ट में बोलना पड़ गया, जिसका नाम है बेंजामिन डिज़राइल, बोल दिया कि ये 1857 का विद्रोह नहीं है, एक राष्ट्रीय विद्रोह है, इसे संज्ञा दे दी गई कि राष्ट्रीय विद्रोह हो रहा है। ये विद्रोह सिर्फ राज्य बाई राज्य नहीं है, ये क्षेत्र बाई क्षेत्र नहीं है, ये राष्ट्रीय विद्रोह है, याद रखिए। तो कौन बोल दिया? बेंजामिन डिसराइल बोल दिया। यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था। 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा था? तो बीडी सावरकर का नाम आता है। किनका नाम आता है? बीडी सावरकर का नाम आता है। अगर आपसे एक सवाल और करे, ठीक है, इस सवाल को आप ध्यान से देखिएगा कि पूछेगा कि किसने कहा कि 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया था? तो एस.एन. सेन ने कहा था। एस.एन. सेन जो थे वो कहे कि 1857 को कि 1857 का जो आरंभ था, शुरुआत जो था, एक सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में बदल गया, परिणत हो गया। वो कहने वाले एस.एन. सेन को याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है, तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। कार्ल मार्क्स का कहना था कि 1857 जो है वो, याद रखिएगा, ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का लिए भारतीय जनता की एक क्रांति विद्रोह है, बोलने वाला कार्ल मार्क्स था, ठीक है। आपसे और सवाल क्या पूछेगा, मतलब और क्वेश्चन क्या बनेगा? जो पुस्तक लिखे हैं ना, जो अपना नारे दिए हैं, पुस्तक लिखे हैं, वो इसके बारे में क्वेश्चन जो पूछता ही है 87 में। लेकिन हम 87 में सिर्फ छोटे छोटे वर्ड पढ़ते हैं, छोटे छोटे वन लाइनर पढ़ के छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें 1857 का सारा डिटेल आपको याद हो जाएगा। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, जिसे हम 1857 बोलते हैं, 1857 की क्रांति, उसी को बोलते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो है सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो एस.एन. सेन को ही बोला जाता है, जो शुरू में क्या बोले थे? ये राष्ट्रीय विद्रोह हो गया, राष्ट्रीय संग्राम के रूप में जाना जाता है 1857, ठीक है। आपसे और क्या पूछ सकता है? तो पूछेगा कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये याद रखिएगा, दूसरा बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है, क्वेश्चन को तरीके सिर्फ चेंज किया है। क्या किया है? क्या 1857 के विद्रोह में कौन से उर्दू कवि थे, देखे गए थे या देखे थे? तो याद रखिएगा, मिर्जा गालिब थे, याद रखिएगा, वो उर्दू कवि थे जो कि 1857 की क्रांति में ये उस समय थे। अगर आपसे पूछे द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस,
कि लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स है, याद रखिएगा। और कार्ल मार्क्स भी अपना डायलॉग मारे थे, क्या मारे थे बताइएगा, जस्ट हम पढ़े हैं। ठीक है, एक और भी है, एक और क्या है कि द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। रिवोल्ट मतलब विद्रोह के लेखक कौन है, तो सैयद अहमद खां हैं। तो सैयद अहमद खां का नाम आता है। भी क्या पूछेगा, इसी क्वेश्चन को फिर से ध्यान रखिएगा कि एक बी.डी. सावरकर लिखे द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है, तो बी.डी. सावरकर जी हैं। ये भी सवाल आपसे पूछेगा। आपसे और सवाल क्या पूछेगा, और भी सवाल पूछेगा, किसने 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है, तो बहादुर शाह जफर को देखा जाता है। बहादुर शाह जफर मतलब द्वितीय, बहादुर द्वितीय। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है, बी.डी. सावरकर। आप पढ़ लिए, देख लिए, आप यहाँ पे समझ लीजिए। एक लिखे हैं द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जो लिखे हैं वो कार्ल मार्क्स लिखे हैं। याद रखिएगा, द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस अगर बोले तो कार्ल मार्क्स, अगर द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट अगर बोले तो वी.डी. सावरकर। दोनों का जो है बुक मिलता है, बस थोड़ा सा अंतर रहता है, याद रखिएगा। इंडिपेंडेंट हो जाएगा, मतलब डबल जो उस पर जो होगा, प पे डबल लाइन अगर हो जाएगा इस पे, तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स। अगर यहाँ पे लिख दे इंडिपेंडेंस, तो याद रखिएगा वी.डी. सावरकर। अगर आपसे पूछे किसने 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है, तो हम जानते हैं बहादुर शाह जफर द्वितीय को जाना जाता है, जो कि दिल्ली के तरफ से सैनिक नेतृत्व कर रहे थे, मतलब लीडर ही थे ना, मुगल का अंतिम एक तरह से माना जाता है। अगर आपसे पूछे 1857 के विद्रोह, मतलब 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया, तो हुमायूं के कब्र के पास जो है देखा गया था, और गिरफ्तार करने वाला लेफ्टिनेंट हडसन था, याद रखिएगा। तो लेफ्टिनेंट हडसन जो है गिरफ्तार कर लिया था, याद रखिएगा। दिल्ली के ब्रिटिश सरकार तरफ से नेतृत्व कर रहा था दिल्ली में, याद रखेंगे हडसन। अगर आगे सवाल पूछता है 1857 के विद्रोह की सफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ जो है निर्वासित कर दिया गया था, तो रंगून भेज दिया गया था। अगर आपसे पूछे कि 1857 के विद्रोह की सफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया, तो रंगून भेज दिया गया था। और सवाल क्या पूछता है, वह कौन सा सेनापति था जिसकी 1857 मतलब 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो रहा है, तो कैंपबेल का रहा है। ये लखनऊ में भी निभाया था, कानपुर में भी निभाया था, याद रखिएगा। तो कैंपबेल का सबसे ज़्यादा भूमिका रहा है, ये एक सवाल पूछता है। देखिए यहाँ पे देखिए 1857 ईस्वी में किस विद्रोही नेता को अंग्रेजों द्वारा जो है बंदी बनाकर मार दिया गया था, तो तत्या टोप को जो है मार दिया गया था, अंग्रेजों द्वारा बंदी बना दिया गया था। ये सवाल डायरेक्ट आपसे पूछता है। एक बात और मैं बता दूं, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि तत्या टोप जो है सैनिक का नेतृत्व की अगर बात होगी तो आप चले जाइएगा कानपुर, ठीक है, कानपुर के तरफ से। लेकिन कानपुर के तरफ से मेन जो लड़ने वाले नेता थे 1857 का, वो थे नाना साहब। अब अगर पूछे कि तात्या टोप जो है किस तरफ से लड़ रहे थे, कौन से क्षेत्र से, तो ग्वालियर क्षेत्र से ज़्यादा इनकी भूमिका रही थी, याद रखिएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत करिएगा, इसका टेबल में ऐसे क्लियर कर देंगे हम आगे जाएंगे। तो आगे सवाल है 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन अगर पूछे तो मौलवी अहमदुल्ला शाह को याद रखिएगा। तो कट्टर दुश्मन अगर आपसे पूछे अंग्रेजों का, तो मौलवी अहमदुल्ला थे। अगर आपसे पूछे 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी, तो याद रखिए जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने दिया था। तो याद रखेंगे 1857 के जो एक विद्रोह हुआ था उसका षड्यंत्र की संज्ञा देने वाले व्यक्ति हैं आउट्रम और डब्ल्यू टेलर का नाम आता है। एक और सवाल पूछता है कि 1857 के विद्रोह के जो है 1857 का जो संग्राम हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड में शाही तख्त पर कौन विराजमान था, मतलब गद्दी पर कौन बैठा था, तो महारानी विक्टोरिया बैठी हुई थी। कौन थी, महारानी विक्टोरिया बैठी हुई थी, याद रखिएगा 1857 की क्रांति में ब्रिटेन में। ठीक है, याद रखेंगे 1857 जो है 1857 ईस्वी में प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी में महक परी का उपनाम किसे दिया गया था, तो जीनत महल को दिया गया था। महक परी का नाम जो है महक परी है,
उनका उपनाम दिया गया था जीनत महल को दिया गया था, जो कि सेनानी थी 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता के लिए एक सेनानी थी, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे बैरकपुर के परेड ग्राउंड में मंगल पांडे ने किस पर गोली चलाई थी, तो याद रखिए जनरल हार्सी पे चला दी थी। किस पे चलाई थी? जनरल हार्सी पे चला दी थी। तो बैरकपुर के परेड पर ग्राउंड पे क्या हुआ था कि मंगल पांडे ने गोली चला दी थी जनरल हार्सी पर। ठीक है, और सवाल पूछता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था, तो एस.एन. सेन थे। सरकारी इतिहासकार आपसे पूछे तो आप बता दीजिएगा एस.एन. थे, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज को नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की, तो याद रखिएगा 1 नवंबर, याद रखेंगे 1 नवंबर, याद रखिएगा 1858 ईस्वी में लेने की बात हुई। तो महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज को नियंत्रण में मतलब कंट्रोल में लेने की बात अगर करें, घोषणा की बात करें, तो 1 साल बाद मतलब 1 नवंबर 1858 ईस्वी को अपने हाथों में ले ली थी। अब कुछ पॉइंट बचा हुआ है जो कि इसमें भी इम्पोर्टेंट है। क्या है तो देखिए 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था, तो नामधारी सिखों ने किया था। तो नामधारी सिख थे, उन लोग पंजाबों में जो है 1857 में विरोध किए थे अंग्रेजों के खिलाफ। अगर आपसे पूछे कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया, तो कुंवर सिंह, आप जानते हैं जगदीशपुर से किए थे, जगदीशपुर का राजा भी थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, और भी सवाल की बात करें तो 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया, तो वक्त खां। देखिए 2 व्यक्ति थे, वक्त खां, बहादुर शाह जफर द्वितीय, दोनों जो है दिल्ली से लड़े थे। जिसमें दिल्ली से लड़े थे, अंग्रेज की अगर बात करें, अंग्रेज जो दमनकारी जो बोले जाते थे, दबाने की बात करते हैं, तो दिल्ली में जो 2 अंग्रेज थे उनका नाम था निकलसन और एक थे हडसन। तो हडसन तो थे, निकलसन जो है उसी विद्रोह के दौरान मारे गए थे, याद रखिएगा। और वक्त खां और बहादुर शाह जफर जो हैं इसमें मेन भूमिका में थे, 1857 के क्रांति की भूमिका में थे उधर से दिल्ली में, और ये अंग्रेज की तरफ से लड़ रहे थे, जिसमें हडसन की भूमिका बहुत ज़्यादा थी दबाने में, जिसमें बहादुर शाह जफर धरा जाते हैं, लेकिन वक्त खां का भी नहीं धराते, याद रखिएगा। इनकी है मतलब पकड़े जाएंगे लेकिन बहुत देर के बाद, ये अपने तेज आदमी थे। आपसे सवाल पूछता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 या 1905 की अवधि को कहा जाता है उदारवादी चरण। ये सवाल आपसे पूछेगा। देखिए 1857 से जितने क्वेश्चन बनने थे अब बन गए हैं, अब ज़्यादा क्वेश्चन उसका नहीं बनेगा। अब जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन में अब जो आगे है उसकी अब पढ़ेंगे, जिसमें से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत जब हुई थी 1885 में बना था, याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, याद है ना। तो याद रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो 1885 से लेकर 1905 तक पढ़ेंगे, जिसमें गांधी जी भी आएंगे और सारे लोग भी आएंगे। तो चलिए पढ़ते चलते हैं। इसमें उदारवादी चरण कहा जाता है, तो याद रखिए 85 से 1905 की अवधि को कहा जाता है उदारवादी नेता, याद रखेंगे उदारवादी नेता रहेंगे। और भी सवाल बनेगा कि भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 में ईस्वी में किस कारण प्रसिद्ध हुआ, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इसलिए ये भारतीय इतिहास में फेमस हो गया 1885। 1885 से अब 1905 तक क्या क्या हुआ, अब चलिए उसमें आगे पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे भी पढ़ेंगे। तो चलिए इसमें क्या क्या भूमिका हुई है उसके टेबल के हिसाब से भी पढ़ेंगे। तो इसमें देखिएगा आधुनिक भारत इतिहास में गोकुल दास तेजपाल हैं संस्कृत महाविश्वविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है, बता सकते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास में अगर गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय याद किया क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के कारण है। तो अगर आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 में हुआ। और याद रखिएगा प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो याद रखिएगा गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था, याद रखेंगे। और 1885 से लेकर 1905 को क्या कहा जाता है, तो 1905 को उदारवादी का जो है काल कहा जाता है, मतलब उदारवादी चरण कहा जाता है, जो कि आप देखे हैं। अब चलिए थोड़ी सी बात करते हैं, और भी थोड़ा जूम कर देता हूँ, और भी क्या बात करते हैं। 1885 से 1905 के काल के भारतीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व
प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? तो संवैधानिक आंदोलन था। मतलब संवैधानिक रूप से हम ये आंदोलन करेंगे, इस पे अहिंसा जो है मार काट वाला नहीं करेंगे, आराम से प्यार से करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसावादी रहेंगे, ऐसे सिद्धांत वाले थे। तो याद रखिएगा, तो 1885 से 1905 के काल के जो है भारतीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का जो है प्रभुत्व रहा था। उनका आंदोलन का ढंग था संवैधानिक आंदोलन करना, संवैधानिक ढंग से। और चलिए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? मुंबई में। और मुंबई में हुई तो कहाँ से शुरू हुआ? कौन सा विश्वविद्यालय था? संस्कृत महाविद्यालय था। कौन सा? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत जो है महाविद्यालय था। वहाँ पे प्रथम अधिवेशन हुआ था, जो कि कहाँ पड़ता है? मुंबई में। क्लियर हो गए? एक बात मैं बता दूँ, 1857 अगर पढ़ लिए तो आप इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाला, और आएगा भी तो इसी से आएगा। याद रखिए, बस क्वेश्चन का तरीका कितना भी घुमा दे आपका आंसर हो जाएगा सही। और याद रखिए, जो अभी पढ़ने जा रहे हैं 1857 की जो क्रांति पढ़ लिए, उसके बाद अब जो पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? 1885 से 1905 तक कांग्रेस अधिवेशन जो पढ़ने जा रहे हैं वो भी पढ़ेंगे ज़बरदस्त, और इसमें याद भी हो जाएगा। जिसमें से आपको हमको लगता है 3 पॉइंट तो याद हो गए, जिसमें से क्या याद हुआ? 1885 से लेके 1905 जो है इस क्रांति, इस समय के आंदोलन को क्या कहते हैं? उदारवादी चरण कहते हैं। 1885 में क्या हुआ था? भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। याद रखिएगा, 1885 में जो भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी प्रथम, तो कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुआ था। अब मुंबई में प्रथम बैठक भी हुआ था। याद रखिएगा, मतलब पूछ देगा कि पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो मुंबई में हुई थी। और किस महाविद्यालय में हुआ था? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था, प्रथम चरण हुआ था। याद रखिएगा। क्लियर? और याद रखेंगे 1850 से 1905 को एक संवैधानिक रूप से लड़ना जानते थे। कौन? नेता लोग, क्रांतिकारी जो आंदोलनकारी थे, उदारवादी लोग थे, संवैधानिक आंदोलन से लड़ना चाहते थे। याद रखिएगा। अब आपसे पूछेगा किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। आपसे ये भी पूछेगा ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। याद रखिएगा। तो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई? लॉर्ड डफरिन। ये सवाल VVI है, लिख लीजिए। पूछ देता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय कौन सा गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड डफरिन था। याद रखिएगा, कौन था? लॉर्ड डफरिन था। जैसे 1857 की क्रांति का जो है उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। उसी तरह पूछ देता है कि भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस के समय कौन था गवर्नर जनरल? तो याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन था। अब याद हो गया, दिक्कत नहीं ना? अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और भी मैं बता दूं, थोड़ी बाहरी आवाज़ों को इग्नोर करिएगा। ओके, चलिएगा। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो 1904 ईस्वी में हुआ था, किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो आप जानते हैं, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। ये भी पूछता है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम एक लागू हुआ था 1904 में, उस समय वायसराय कौन था? तो याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन था। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे। आपसे ये भी पूछेगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एलन, याद रखिए, एलन ऑक्टेवियन ह्यूमस, जो कि हम लोग पढ़ते हैं A.O. हुम। याद है? याद आया? A.O. हुम को बोलते हैं। तो A.O. हुम शॉर्ट फॉर्म में हम लोग याद रखते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम अगर आपसे पूछ दे तो क्या जवाब दीजिएगा? देंगे तो कमेंट बॉक्स में करिए, नहीं तो जान लीजिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर संस्थापक की बात होगी तो A.O. हुम थे। याद रखिएगा, जिनका फुल नेम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूमस। क्या है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम मतलब ह्यूम बोलते हैं, ह्यूमस है तो बोल दिया मैंने, ह्यूम। तो कौन है? A.O. हुम है। याद हो गया नाम। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो A.O. हुम को। देखिए, यहाँ पे शॉर्ट नाम है, यहाँ पे फुल नाम है। तो A.O. हुम का फुल नाम अगर आपसे पूछ दे तो क्या बताइएगा? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म याद रखेंगे, A.O. हुम, जिसे हर्मिट ऑफ शिमला बोला जाता है। प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश
संसद के लिए निर्वाचित हुआ था तो दादा भाई नौरोजी हुए थे। ठीक है, अगर आपसे पूछे प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था, तो दादा भाई नौरोजी हुए थे, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार जो अध्यक्ष कौन बने थे, तो दादा भाई नौरोजी बने थे। एक चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखिए, हम थोड़ा सा बताना भूल गए बढ़िया से, क्या बताना भूल गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक और अध्यक्ष थोड़े अलग होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर संस्थापक पूछेगा तो एलन ऑक्टेवियन हुम, याद रखिएगा, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एओ हुम बोलते हैं, और एओ हुम को क्या कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है इन्हें, तो याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इस जगह पे आप दादा भाई नौरोजी को इम्पोर्टेंट क्यों दिया गया है, देखिएगा। तो आगे तो प्रथम भारतीय कौन थे ये तो आप पढ़े, ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे ये भी आप पढ़ लिए, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष कौन बने, तो दादा भाई नौरोजी बने थे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखिएगा 1884 में, 1884 में जो है क्या किया गया था, मद्रास महासभा की स्थापना की गई थी। महाजन सभा की बात होती है। ठीक है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना अगर पूछे तो 1884 बता दीजिएगा। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी थी। अगर आपसे पूछे ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किनका है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है, जो कि संबंधित हैं हमारे जो है पॉलिटी से। समझ में आ रहा है। अगर आपसे पूछे जाए किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो लीटन ने निभाई थी। तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है एसएससी के लिए। अगर एसएससी या बीपीएससी वाले हैं तो उनके लिए थोड़ा सा ये बता दूं कि याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, थोड़ा घुमा के पूछता है। क्या पूछता है कि ब्रिटिश वायसराय जो कौन ऐसा था, तो जो कि 1880 के दशक में जो है शुरुआत में क्या हुआ, विदेशी शासन के विरुद्ध जो है भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक है, तो वो था लीटन था, याद रखिएगा। लीटन की भूमिका बहुत ज़्यादा रहा था, याद रखेंगे। अगर बात करें भारतीय नेताओं में किसे ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था, तो याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किया गया था। बर्खास्त किया गया था कहने का मतलब कि ये खुद भी छोड़ दिए थे, इनको मन ही नहीं था, ये याद रखिएगा। तो इनका भी भूमिका अलग है जो कि बताएंगे आगे भी। तो याद रखिएगा भारतीय नेताओं में किस ब्रिटिश द्वारा जो इंग्लैंड सिविल सर्विस जो पास किए थे उन्हें बर्खास्त किया गया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। एक तरह से ये खुद हटे थे। ठीक है, अगर बात करें तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना कौन किया, तो दादा भाई नौरोजी किए थे। तो दादा भाई नौरोजी की अगर पुस्तक का बात करेगा तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बता दीजिएगा। अगर आपसे पूछे लीटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ था, तो 1878 ईस्वी में लागू हुआ था। अगर पूछे कि क्या बताइएगा, 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, तो 1878 ईस्वी में कर दिया गया था। अगर आपसे पूछे इल्बर्ट विल जो है विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा, तो लॉर्ड रिपन के समय में उभरा था। और याद रखिएगा, अगर मेरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं तो प्लीज़ पढ़ते आइएगा, तभी आपको ये सब भी समझ में आएगा। मेरा कहने का मतलब यही होता है कि अगर मैं जो शुरू से वीडियो डाल रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री, अगर आप पढ़ते आइएगा ना तो ये सारा समझ में आता चल जाएगा। फिर मैं चैलेंज देता हूँ कि ज़िंदगी में आपको अगर क्वेश्चन सामने आएगा तो छूटेगा नहीं, याद रखिएगा, बस देखते आइए। तो इल्बर्ट विल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा, तो लॉर्ड रिपन के समय में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा, इसलिए मैंने दोहराता हूँ। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। थोड़े धुंधले हैं, सुन लीजिएगा। तो ठीक है, सुरेंद्र नाथ जो हैं, नाथ जी बनर्जी जो थे वो क्या थे, भारतीय संघ के संस्थापक माने जाते थे। अगर आपसे और पूछे क्या, अगर आपसे पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयबजी जी थे। तो याद रखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट मतलब प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष
कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। तो पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। याद रखिएगा, तैयबजी थे, याद रखिए, तैयबजी जी थे, याद रखेंगे। 1905 में बंगाल विभाजन के समय जो है किस वायसराय ने किया था? तो याद रखिए, लॉर्ड कर्जन ने किया था। याद रखिएगा, ये पूछता है कि 1905 में बंगाल विभाजन जब हो रहा था उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप पूछ भी रहे हैं। प्रीवियस ईयर अगर मेरा शांत संग्रह नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, उसमें पूछा हुआ है। ब्रिटिश हाउस ऑफ जो है कॉमन्स का चुनाव जो है कौन प्रथम भारतीय ने लड़ा था? तो याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने लड़ा था। तो अगर आपसे पूछे ब्रिटिश ऑफ जो है कॉमन्स का चुनाव जो है कौन लड़ा था, प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे, जो कि याद रखिएगा। इस डायलॉग को तो याद कर लीजिए। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है, जब तक मैं भारत में हूँ, कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है, लॉर्ड कर्जन कहा था। याद रखिएगा, ये दुष्ट व्यक्ति लॉर्ड कर्जन कहा था। और याद रखिएगा, 1905 में जो है बंगाल विभाजन इसी के समय बात हुई थी, लॉर्ड कर्जन के समय ही हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट बात याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो हम जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले थे, याद रखिएगा। तो आपसे पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे वर्ष 1905 में भारत सेवक मंडल की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905, ठीक है, 1905 कहाँ हुआ था? तो बनारस अधिवेशन हुआ था। उस समय के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिए, गोपाल कृष्ण गोखले थे। और याद रखिएगा, 1905 में भारत सेवक मंडल की स्थापना कौन किए? तो गोपाल कृष्ण गोखले ही किए थे, याद रखिएगा। 1905 अधिवेशन हुआ था, बनारस अधिवेशन, जिसमें गोपाल कृष्ण जो है भूमिका निभाए थे, और उसी समय सेवक मंडल की भी स्थापना किए थे, याद रखिएगा। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले किए थे स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो WC बनर्जी बोलते हैं ना, WC बनर्जी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, याद रखिएगा। तो अगर पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष तो WC बनर्जी। अगर आपसे पूछ दे इसी जगह पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अगर कौन थे, तो आप जानते हैं A.O. हुम थे, याद रखिएगा, ठीक है। A.O. हुम, जिनका फुल नेम मैंने बता चुका हूँ, कमेंट बॉक्स में करिएगा तो याद हो जाएगा आपको। आप एक और चीज़ ध्यान रखिए, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो याद रखिएगा, या कब हुई थी? तो 1837 में हुआ था, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना अगर पूछे कब हुआ, तो 1837 में। ये सवाल आपको डायरेक्ट पूछेगा। भारत के पहला लोक संघ था जिसे लैंड होल्डर सोसाइटी कहते हैं, इसकी स्थापना 1837 में। मैंने हर ढंग से बोल चुका हूँ, समझ में आ गया तो कमेंट करिएगा। अब इसी से फिर से सवाल है कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए हुआ था? तो जमींदारों के कल्याण के लिए ये बना था, याद रखिएगा, जो कि 1837 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। क्लियर? चलेंगे आगे। सवाल बनता है, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो लंदन में किया था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे। क्यों पूछेगा? क्योंकि दादा भाई नौरोजी से सवाल है, और एक सवाल तो बनना चाहिए भी और बनता भी है। तो दादा भाई नौरोजी की अगर बात करें तो 1866 को याद रखिएगा। 1866 में एक स्थापना किए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना लेकिन इंडिया में नहीं, लंदन में हुआ था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा 1870 ईस्वी में पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है बताइएगा किसने की? तो याद रखिएगा, महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। अगर आपसे पूछेगा कि 1870 में एक स्थापना हुआ, ठीक है, क्या स्थापना हुआ? तो पुणे सार्वजनिक जो है सभा खुला, ठीक है। उसके अगर कौन थे फेमस व्यक्ति? तो याद रखिएगा, महादेव गोविंद रानाडे थे, जो कि संस्थापक माने जाते हैं। अगर आपसे पूछ दे किसने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व
की मांग की? तो दी डेक्कन एसोसिएशन ने, दी डेक्कन एसोसिएशन ने क्या किया कि एक जो है प्रस्तुत किया याचिका, मतलब रिट जारी कर दिया। याचिका ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की है, और ये भी 1875 के हाउस ऑफ कॉमन्स में रिट जारी की थी। कौन? तो दी डेक्कन एसोसिएशन ने। क्लियर? तो इसमें सवाल देखिए 3 ढंग से पूछेगा। कैसे पूछेगा? 1875 में क्या हुआ? तो हाउस ऑफ कॉमन्स में याचिका जारी हुई थी, याचिका रिट जारी हुआ था। अगर रिट जारी हुआ था तो क्यों हुआ था? क्योंकि भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग के लिए हुआ था। और कौन करने वाला, किसने किया था? तो दी डेक्कन एसोसिएशन ने किया था। क्लियर? सवाल हो गया ना। अब और सवाल पूछेगा कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी जो है कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा द्वारिका नाथ टैगोर थे। हर जगह अलग अलग है। महादेव गोविंद रानाडे हैं, वो तो मेन लीडर हैं, है ना। लेकिन आपसे पूछेगा कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना जो कलकत्ता, मतलब बंगाल में हुआ था, कलकत्ता में जो है संस्थापक कौन थे? तो द्वारिका नाथ टैगोर का नाम आएगा। कलकत्ता में अलग हुआ था। ठीक है। आपसे और क्या पूछेगा? चलिए इसी क्वेश्चन को नीचे की ओर चलते हैं। देखिए, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे। अब इसी क्वेश्चन को देखिए कि भारतीय सिविल सेवा जिसे ICS में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, याद रखिएगा। तो भारतीय सिविल सेवा ICS के चुने गए पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो 1876 में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, तो 1876 ईस्वी में हुआ। अगर आपसे पूछे इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन जो है कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1883 में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1876 में। और इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में एक आयोजित हुआ अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन जो कि 1883 में बोला जाता है। ठीक है, बाहरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करिएगा। अगर आपसे पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था, तो हम जानते हैं 1886 में हो गया था। तो 1886 में क्या हो गया? तो 1886 में क्या है? इंडियन एसोसिएशन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जाके मिल गया और विलय हो गया। याद रखिएगा 1886 में। अगर पूछे हिस्ट्री ऑफ इंडिया नेशन कांग्रेस के लेखक कौन हैं? पट्टाभी सीतारमैया हैं। आपसे पूछेगा कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन जो है नेशनल कांग्रेस के लेखक कौन हैं? तो पट्टाभी सीतारमैया हैं। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक कौन हैं? पट्टाभी सीतारमैया हैं। और भी सवाल है कि हाउस इंडिया फोर्ट फॉर फ्रीडम के लेखक कौन हैं? तो एनी बेसेंट है। आपसे पूछेगा ये जो लेखक एनी बेसेंट है क्या लिखी हैं? द हाउस इंडिया फोर्ट फॉर फ्रीडम, ये पुस्तक लिखी हैं, याद रखिएगा, एनी बेसेंट। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया क्या लिखे? हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस लिखे हैं। और भी है इंडिया टुडे पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो RP दत्ता का नाम आता है। तो RP दत्ता जी जो थे क्या थे? तो याद रखिएगा इंडियन टुडे पुस्तक के लेखक थे। अगर आपसे और पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधित्व ने भाग लिया? तो याद रखिएगा 72 लोग जो हैं भाग लिए थे, मतलब 72 मेंबर्स, 72 सदस्य भी बोल सकते हैं। मेंबर सदस्य वही होते हैं, प्रतिनिधित्व भी वही होते हैं, सदस्य ही कहलाते हैं, याद रखिएगा। 72। अगर आपसे पूछे किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की है? तो याद रखिएगा वेडरवर्न ने की थी 2 बार। 3 बार दादा भाई नौरोजी का नाम आता है, याद रखिएगा। तो कौन ऐसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जो 2 बार किए? वेडरवर्न का नाम आता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? तो दादा भाई नौरोजी कह रहे थे। मतलब कहने का मतलब है, दादा भाई नौरोजी का एक लाइन है कि ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरे तरह से देश को नष्ट करने जा रहा है। ब्रिटिश के बारे में बोले थे दादा भाई नौरोजी। अगर आपसे और सवाल पूछते तो क्या बताइएगा? किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया था तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व बताकर उसकी हंसी उड़ाई? तो वो डफरिन था। कौन था? डफरिन था, याद रखिएगा।
ठीक है। आगे तो डफरिन था, याद रखिएगा क्या था भाई, डफरिन, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समय में ये था डफरिन। ये सवाल पूछता है आपसे। आगे सवाल पूछेगा, किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है, क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। तो याद रखिएगा एल्गिन द्वितीय ने कहा था। कौन कहा? एल्गिन द्वितीय ने कहा। ये सब जलन के मारे बोलते हैं, याद रखिएगा। ब्रिटिश क्या बोलेगा? जलन के मारे बोलेगा। भाई हम लोग आगे बढ़ रहे थे, जल रहा था, तो मुझे खुशी है, ये कमेंट कर रहा है, ठीक है। कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रहा है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है। वाह वाह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ऐसा था? ऐसा कुछ नहीं था। और इसे नेता संदिग्ध चरित्र के हैं। कौन बोला? एल्गिन द्वितीय। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्योंकि ये डायलॉग है, किसी का बोल बच्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। बोल बच्चन क्या बोलिएगा इससे, मतलब टिप्पणी किया हुआ है, याद रखिएगा। ये सवाल समझ गए? तो इससे देखिए, किसने कहा, पढ़ रहे हैं हम लोग। किसने कहा राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बना है? तो दादा भाई नौरोजी कहे हैं, याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी कहे थे कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बना है। तो दादा भाई नौरोजी कहे थे, ठीक है, याद रखिएगा। बाहरी आवाज़ों को थोड़ा इग्नोर करिएगा। उदारवादियों की जो है कार्य पद्धति को किसने भीखमंगी राजनीति की संज्ञा दी थी? तो उग्रवादी लोग कहे थे। उग्रवादी लोग कहे थे। एक गरम दल थे, एक नरम दल थे, है ना, याद रखिएगा। तो जो कि आगे पढ़ेंगे हम लोग, उदारवादी बढ़ेगा तो याद रखिएगा। ये जो उदारवादी की जो कार्य पद्धति को किसने कहा भिखमंगी की राजनीति था? तो उग्रवादियों ने कहा था, याद रखिएगा, उग्रवादियों ने कहा दिया था, ठीक है, कि भाई ये भिखारी का है, ठीक है, याद रखिए, भिखमंगा बोल दिया था, याद रखेंगे। किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर जो है कहना चाहिए कि हम अपनी मजा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदे का ज्ञान है? तो दादा भाई नौरोजी ने। मतलब किसने कहा? दादा भाई नौरोजी कहे कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मजा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदे का ज्ञान है, बताने की आवश्यकता नहीं है, दादा भाई नौरोजी कहते। और क्या हुआ? लॉर्ड एलिन जो है द्वितीय है, वो क्या कहेगा, देखिए किसने कहा था, किसने कहा था? तो एलिन जो लॉर्ड द्वितीय है, ये क्या कहा था कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे बर्तनी कब्जे में रखा जाएगा। सोचिए, इतनी बड़ी बात, तो खून तो खौलेगा नहीं जी, है ना। तो याद रखिएगा, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 2 बार बोला, दोनों बार बिख जैसा बोलता है। पहला क्या बोला था पता है ना, कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर जो है नीच की ओर जा रहा है, ये इसका लाइन था। दूसरा में भी बोला है, दूसरा में क्या बोला कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे बर्तानी कब्जे में रखा जाएगा। सोचिए, तो गुस्सा तो आएगा ही। ये सब डायलॉग कांग्रेस का था, जलन के मारे था। चलिए, किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था, यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टर करके चुप होते रहें तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? बाल गंगाधर तिलक कहे थे। उदारवादी गरम दल, याद रखिएगा, गरम दल के थे बाल गंगाधर तिलक। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन जो है 1905 से 1919 की अवधि को कहा जाता है उग्रवादी चरण। अब देखिए, हम पढ़े 1885 से लेके 1905 तक पढ़े। अब पढ़ेंगे 1905 से लेके 1919 की बात करेंगे। अब इसमें, अब चलिए, तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, इसमें देख रहे हैं टॉपिक बाई बांटा हुआ है। तो चलिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो 1905 से 1919 की अवधि को हम उग्रवादी चरण कहेंगे। क्या कहेंगे? उग्रवादी। और जो 85 से लेकर 1905 तक था, वो था हमारा नरम दल, मतलब उदारवादी था। याद रखिएगा, दोनों कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। अगर आपसे पूछे कि भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। और भी हैं जो कि, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? ये दोबारा क्वेश्चन पूछा लॉर्ड कर्जन। सोच रहे हैं, दोबारा पूछ के आपको याद दिला दिया।
तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, भूलिएगा मत। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। औरंगजेब से तुलना किया गया था लॉर्ड कर्जन को, बोला गया था कि लॉर्ड कर्जन का प्रशासन जो है औरंगजेब की तरह है, ये गोपाल कृष्ण गोखले कहे थे। और भी सर चलिए नारा की बात करते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं या उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक कहे थे, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे संस्थापक हैं उग्रवादी नेता के, याद रखिएगा। भारत में गरम दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक, जिसे गरम दलीय नेता कहिए या उग्रवादी नेता कहिए, एक ही है, याद रखिएगा। ठीक है। अगर आपसे पूछे कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए, तो वो थे अरविंदो घोष बन गए थे। तो वो पहले एक ऐसे क्रांति थे जो बाद में योगी और दार्शनिक बन गए, वो थे अरविंद घोष थे, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया? तो CR दास ने किए थे। CR चित्तरंजन दास का नाम आता है। CR दास जो हैं सपोर्ट में किए थे, अलीपुर बम कांड के अरविंद घोष ने किए थे, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछते कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुआ था, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 ईस्वी में हुआ। अगर आपसे पूछे बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो केसरी थी। कौन सी थी? तो केसरी थी, याद रखिएगा। तो अगर पूछे बाल गंगाधर द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी है? केसरी है। ठीक है। अगर आपसे और पूछे क्या शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? तो लाला लाजपत राय का है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय का नाम है। अगर आपसे पूछे तो आप याद हुआ लाला लाजपत राय, लाल पाल वाल, मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल कौन थे? बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, तीनों उग्रवादी नेता थे, मतलब गरम दल के नेता थे, जिसे शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय को कहते हैं। और आगे चलिएगा। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू की गई थी? तो अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई थी। एक सवाल मैं बता दूं, अगर मेरा पीछे का वीडियो देख रहे होंगे तो पत्रिका के बारे में मैं पढ़ा चुका हूं, अच्छे से फनी के साथ पढ़ाया हूं, अगर देखे होंगे तो देख लीजिएगा। आपसे और क्या पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम विभाजन जो है कब हुआ था? तो 1907 में जो है विभाजन हो गया था, याद रखिएगा, गरम दल और नरम दल में, है ना। चलिए यहाँ हो गया था, ये हो गया 1907 में, है ना, देख रहा है ना। तो इस यहाँ से शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम विभाजन कब हुआ? तो 1907 में हो गया था, जो कि हम पढ़ चुके हैं। ऊपर जो क्वेश्चन आधा है ना, इससे आधा यहाँ पे दो पेज में बांट दिया था, वैसे फोटो अच्छा नहीं आ रहा था इसलिए, ठीक है। आगे चलेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जो है किसे जाता है? तो सलीम उल्लाह खां को जाता है। तो मुस्लिम लीग की अगर स्थापना का श्रेय की बात करें तो सलीम उल्लाह खां को जाता है। अगर आपसे पूछे बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी किए थे। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है क्या किए थे कि बंगाल विभाजन का जो है रोकने के लिए ये विरुद्ध किए थे कि बंगाल विभाजन नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को हो गया था। तो कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को हो गया था, याद रखिएगा। तो बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को हो गया था। अगर आपसे पूछे 1911 में किसने बंगाल विभाजन रद्द किया? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने कर दिया था। तो याद रखिएगा 1905 में बंगाल विभाजन कौन किया? कर्जन कर दिया। अब अगर याद रखिएगा 1911 में अगर बंगाल विभाजन रद्द किया तो लॉर्ड हार्डिंग द्वारा कर दिया गया, बस याद रखिएगा। 11 में रद्द भी हो गया, बंगाल विभाजन नहीं होगा। आगे पूछेगा किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1906 में तो दादा भाई नौरोजी किए थे, जो कि 3 बार किए हैं, जिसमें आप देखिए ये जो कलकत्ता में 1906 में किए थे दादा भाई नौरोजी किए थे। तीनों का टेबल बता देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा कब कब किए थे। बिहार बंगाल से कब अलग हो गया? तो 1912 में अलग हो गया था। तो बंगाल से अलग होकर बिहार बन गया 1912 में अलग, ठीक है, अलग हो गए थे। अगर आपसे पूछे गदर पार्टी की स्थापना कब की गई? तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी।
अगर पूछे किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो है स्थापना की थी, तो नवाब सलीम मुल्ला खां ने किया था। तो याद रखिएगा, नवाब सलीम उल्ला खां जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध जो है विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था, तो बाल गंगाधर तिलक लगाए थे। तो याद रखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध जो है अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगा दिया था। इसलिए लगाए थे क्योंकि इसमें बाल गंगाधर थोड़े से नाराज हो गए थे, इससे याद रखिएगा। ठीक है, क्यों हो गए थे आगे भी पढ़ेंगे। वंदे मातरम किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन का शीर्ष गीत है, तो स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत है, याद रखिएगा। तो पूछेगा वंदे मातरम किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शीर्ष गीत है, तो याद रखिएगा ये है हमारा स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत है। क्लियर, आगे चलते हैं। चलिए, किस भारतीय को अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। ये चीज मैं पढ़ चुका हूँ। आगे पढ़ेंगे। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की, वीडी सावरकर ने की थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि अभिनव भारत के संस्थापक के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो वीडी सावरकर जाने जाते हैं। सॉरी, थोड़ा फनी करता हूँ कि जिससे मन लगे आपको, नहीं तो अगर बुरा लगता है तो क्षमा चाहेंगे। चलिए, 1904 ईस्वी में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत जो है संगठित किया गया था, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में किया गया था। तो अगर पूछे आपसे कि 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की जो है संगठित कहाँ किया गया, महाराष्ट्र में, मुंबई में, और इसके वीडी सावरकर जो हैं संस्थापक हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष का जेल हुआ था, तो 6 वर्ष के लिए जेल हुआ था, याद रखिएगा। तो 1908 में बाल गंगाधर जेल गए थे, तो याद रखिएगा 6 वर्ष के लिए जेल चले गए थे। अगर आपसे पूछे अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पकार थे कौन भाई, एनी बेसेंट जी थे। तो उदारवादी लोग मतलब सीधे साधे लोग, संवैधानिक रूप से लड़ेंगे भाई, मारपीट करके नहीं लड़ेंगे, वैसे व्यक्ति थे। तो उसके शिल्पकार अगर बोला जाए तो एनी बेसेंट को बोला जाता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा बोला जाता है। इनका देखिए कहीं कहीं दे देता है कि मैडम भिखाजी कामा दे देता है, कहीं कहीं देता है कि मैडम भिखाजी रुस्तम कामा दे देता है, तो दिक्कत नहीं है। तो भारतीय क्रांति की जननी अगर पूछा जाए, राष्ट्रीय नहीं, कांग्रेस की नहीं, भारतीय क्रांति की जननी अगर पूछा जाए तो मैडम भिखाजी रुस्तम कामा बोलिएगा। अगर आपसे पूछे किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था, तो वो सरोजनी नायडू ने कही थी। तो याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा है, तो सरोजनी नायडू ने कहा था। अगर आपसे पूछे लाल बाल पाल त्रिगुट का जो है कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुए, तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय हुए थे इसके अध्यक्ष। याद रखिएगा, जो लाल बाल पाल त्रिकुट हुआ था उसके अगर राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पूछे तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय थे। अगर आपसे पूछे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर और पाल त्रिकुट, याद रखिएगा यही उनका मतलब था। समझे कि नहीं समझे तो सुन लीजिए। देखिए, लाल पाल बाल जो है नाम है, ठीक है, वो त्रिकुट का कौन जो व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो इसमें से देखिए ये दोनों में से देखा जाए तो लाला लाजपत राय ही एक बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। बस यही कहने का मतलब था। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। इस सवाल को देखिए, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो याद रखिएगा आगा खां थे। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, तो बाल गंगाधर तिलक को द्वारा लिखा गया था। वो भी जेल में, समझिए 6 वर्ष का जेल हुआ था, उसी में लिख दिए थे। तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था, तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा जाता था। और मुस्लिम लीग के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आगा खां थे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर पूछे राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, यह कथन किसका है, तो अरविंद घोष का था। जो कि पता है अरविंद घोष जाके बाद में क्रांतिकारी थे, वो बन गए थे, दार्शनिक बन गए थे, याद रखिएगा। ठीक है। अगर आपसे पूछे श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी, तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में ये निर्वाचित हुई थी। तो ये सवाल बहुत अलग अलग ढंग से पूछता है कि एनी बेसेंट जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी थी, तो 1917 में।
कौन से अधिवेशन में बनी थी? तो कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी, 1917 में बनी थी। ऐसे सवाल पूछते हैं, याद रखिएगा। अगर पूछे गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो लाला हरदयाल थे। और भी व्यक्ति हैं जो कि हम टेबल में बता देंगे, तो अभी ध्यान रखिएगा गदर पार्टी का प्रमुख नेता कौन थे? तो लाला हरदयाल थे। अगर आपसे पूछे एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडियन का आरंभ जो है किया गया, तो याद रखिएगा होम रूल पार्टी ने किया था, याद रखेंगे। तो अगर आपसे पूछे कि एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का आरंभ जो है किया गया था, तो होम रूल पार्टी में किया गया था, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक कौन लिखे थे? सुभाष चंद्र बोस लिख दिए थे। सुभाष चंद्र बोस का पुस्तक का नाम है इंडियन स्ट्रगल, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है या आंदोलन पे ये पुस्तक लिखी गई थी। अगर आपसे पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले ही थे, याद रखिएगा। तो अगर 1905 में जो बनारस अधिवेशन हुआ था, जो कि हम पढ़े थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी, जो कि 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक समझौता हुआ था, उस समय की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी, याद रखिएगा। तो एनी बेसेंट ने एक समझौता की थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, जो कि 1916 में हुआ था, याद रखिएगा। जो कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भी मानी जाती हैं, एनी बेसेंट, याद रखेंगे। क्लियर। अगर आपसे पूछे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो हम जानते हैं 9 जनवरी 1915 में वो क्या हुए थे? लौटे थे। कहाँ से? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। उसी समय को 9 जनवरी को प्रवासी दिवस माना जाता है, हम जानते हैं। अगर लिखा कि मेरे ऊपर पड़ा हुआ एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में कील की तरह सिद्ध होगा, यह कथन लाला लाजपत राय ने कहे थे, याद रखिएगा। जब इन पे लाठी बरस रही थी उसी समय ये नारा दिए थे, डायलॉग दिए थे, और हालत उन जो है अंग्रेजों की कांप गई थी, याद रखिएगा। जो उसके साथ पढ़िए तो थोड़ा याद हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये डायलॉग एक बार आप पढ़ लेते हैं ना। अगर बोला जाए कि मेरे ऊपर पड़ा हुआ एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में किल की तरह सिद्ध होगा, मतलब उसकी गद्दी पे कील की तरह सिद्ध होगा, याद रखिएगा। कुर्सी पे जो बैठ रहा है ना, भागना पड़ जाएगा, कहने का मतलब यही था। तो लाला लाजपत राय का था, याद रखिएगा। देखिए सूरत की फूट हुई थी 1907 के बाद, जो है कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? तो नरम दल वाले के हाथों में आ गई थी। सूरत की जो फूट हुई थी, फूट होने के बाद क्या हुआ था? कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? नरम दल के हाथों में आ गई थी फिर से 1907 में, याद रखिएगा। अगर पूछे कांग्रेस के सूरत अधिवेशन जो 1907 के अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष थे। तो डायरेक्ट पूछता है कि सूरत एक अधिवेशन हुआ था जो कि 1907 में हुआ था, जो कि उसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष को माना जाता है। अगर आपसे पूछे स्वदेशी तथा बहिष्कार का नारा सबसे पहले किसने दिया? तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक दिए थे, जो कि उग्रवादी नेता कहलाते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सैयद हैदर राजा ने किया था। तो सैयद हैदर राजा जो थे वो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे दिल्ली में, ये जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे 1857 की क्रांति में हुआ था ना, हर क्षेत्र में अलग अलग थे, उसी तरह स्वदेशी आंदोलन में भी हुआ था, याद रखिएगा, जिसमें दिल्ली से सैयद हैदर राजा थे। मुजफ्फरपुर कांड जो 1908 में हुआ था, मुजफ्फरपुर एक कांड हुआ था 1908 में, किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो खुदीराम बोस को दिया गया था। तो खुदीराम बोस को 1908 में जो है एक क्रांति हुआ था, मुजफ्फरपुर कांड हो गया था, उसके कारण क्रांतिकारी के कारण इन्हें फांसी पड़ गई थी, खुदीराम बोस को, याद रखिएगा। किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम और गरम दल का पुनः विलय हुआ? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हो गया था, याद रखिएगा। तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो है नरम दल और गरम दल के साथ जो है समझौता हो गया था, विलय हो गया था फिर से। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि जब नरम दल और गरम दल जब मिले थे उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा कि लखनऊ जो है 1916 में लखनऊ में आयोजित जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो अंबिका चरण मजूमदार थे। तो अंबिका चरण मजूमदार जी के समय ही हुआ था कि कांग्रेस और जो है नरम दल और गरम दल जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गए थे, याद रखिएगा। ठीक है। अगर आपसे पूछते हैं कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थन अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके, तो कांग्रेस का जो है 1916 का
जो है लखनऊ अधिवेशन में किए थे। तो आपसे पूछेगा लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, उस समय जो है होम रूल समर्थक जो थे अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक जो है प्रदर्शन किए थे। याद रखिएगा उस समय के अध्यक्ष कौन थे लखनऊ अधिवेशन में, तो याद रखिएगा अंबिका चरम मजूमदार थे, ऐसे याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे किस बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा कहा है, तो गोपाल कृष्ण गोखले को हीरा कहा है। तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है भारत का हीरा कहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले को। अगर आपसे पूछे भारत का राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया है, तो 1907 में किया गया है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो 1907 में क्या किया गया है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज की पहली बार जो है कब प्रदर्शित किए, तो 1907 में किए थे। अगर आपसे पूछे गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में बम कब फेंका गया, तो 23 दिसंबर 1912 में फेंक दिया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चांदनी चौक इलाके में एक बम फेंका गया था, तो याद रखिएगा 22 दिसंबर 1912 में। अब चांदनी चौक कहाँ है, तो दिल्ली में है। और दिल्ली में किस पर, गवर्नर जनरल पे, तो लॉर्ड हार्डिंग पे फेंका गया था बम, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि वायसराय जो हार्डिंग है, जो कि लॉर्ड हार्डिंग है, जो कि दिल्ली में बैठा होता चांदनी चौक पे, जो कि बम फेंका गया था 12 में, उस समय की बात हो रही है। तो वायसराय हार्डिंग पर जो है बम फेंके की योजना का सूत्रधार कौन थे, तो रासबिहारी घोष थे। तो रासबिहारी घोष ही जो है चांदनी चौक के इलाके में दिल्ली पर जो है लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंक दिए थे, जो कि कब डेट है, तो 23 दिसंबर 1912। याद हो गया, याद हुआ कि नहीं, याद रखिएगा। अगर आपसे सवाल पूछे कि भारत के बाहर सक्रिय सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्थान जो है कौन सा है, तो इंडियन होम रूल सोसाइटी है, जो कि भारत के बाहर सक्रिय रूप से चल रहा था। सबसे पुराना क्रांतिकारी संस्थान थी, याद रखिएगा, जो बाहर चल रहा था, भारत से बाहर, तो इंडियन होम रूल सोसाइटी चल रहा था। अगर आपसे पूछे भारत से बाहर सर्वप्रथम कहाँ पर अंतरिम भारत सरकार की स्थापना जो की गई थी, तो याद रखिएगा अफगानिस्तान में की गई थी। तो अफगानिस्तान में क्या हुआ, अंतरिम सरकार की जो है स्थापना हो गई थी भारत के बाहर सर्वप्रथम, याद रखिएगा। एक पुरानी क्रांतिकारी जो है भारत के बाहर, वो था जो कि सक्रिय था, तो इंडियन होम रूल सोसाइटी। सक्रिय मतलब समझ में आता है, काम कर रहा है उधर बाहर, ठीक है। अगर आपसे पूछे दिसंबर 1915 ईस्वी में अफगानिस्तान में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना किसने की, तो राजा महेंद्र प्रताप ने की थी। तो ये सवाल पूछता है कि अंतरिम सरकार की जो स्थापना हुआ कहाँ हुआ, तो याद रखिएगा ये हुआ था अफगानिस्तान में, क्योंकि भारत से बाहर हुआ था। और इसके जो अंतरिम सरकार के अध्यक्ष जो थे, मतलब संस्थापक जो थे, राजा महेंद्र प्रताप थे, जो कि दिसंबर 1915 में की गई थी, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि अफगानिस्तान में गठित अंतरिम सरकार भारत का प्रधानमंत्री कौन था, तो याद रखिएगा वरकतुल्ला था, याद रखिएगा। तो कौन था, वरकतुल्ला जी था, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछेगा गदर आंदोलन अमेरिका कि किस शहर में शुरू हुई, तो सैन फ्रांसिस्को में शुरू हो गई थी। ये सवाल पूछता है क्योंकि बाहर शुरू हुआ था। अगर आपसे पूछे होम रूल लीग आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से ली गई, तो आयरलैंड से ली गई थी, ये भी सवाल आपसे पूछेगा। और भी पूछेगा मॉलो मिंटो रिफॉर्म्स कि सबसे जो है रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था, तो 1909 में किया गया था। सॉरी, इसमें थोड़ा सा जो है स्पीड बोलने में हो जाता है, हम ध्यान रखेंगे। तो मार्लो मिंटो एक जो है रिफॉर्म्स जो होते हैं वो एक प्रस्तुत किया गया था 1909 में, जो कि हम आगे चल के क्या बोलेंगे, उसे भारतीय परिषद अधिनियम बोलेंगे 1919, याद रखिएगा, जिसे मार्लो मिंटो सुधार भी बोला जाता है। याद हो गया, क्लियर। अगर आपसे पूछे वर्ष 1909 में मैडम भिकाजी रुस्तम कामा जो हैं पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित की थी, तो याद रखिएगा पेट्रियट, जो कि हम ये स्पेशली पिछला वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। पेट्रियट एक समाचार पत्र है जो कि मैडम भिकाजी रुस्तम कामा की थी, जो कि पेरिस में की थी, याद रखिएगा 1909 में। मैडम भिकाजी को हम लोग क्या कहते हैं, जननी कहते हैं, याद रखिएगा, स्वतंत्रता क्रांति का जननी भी कहते हैं। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक जो हैं कौन थे, तो एनी बेसेंट थे, याद रखिएगा, माना जाता है एनी बेसेंट को, याद रखिएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को नीचे की ओर चलते हैं। 1916 देख लिए थे, पेट्रियट, एनी बेसेंट देख लिए। अब चलिए यहाँ पे पढ़ लिए थे, ये क्वेश्चन हो गया ना
देखिए आधा आधा काट के बनाया हूँ कि आपको आसानी से दिख सके इसलिए, ठीक है। चलेगा। अनुशीलन समिति संबंध जो है किससे है, तो बीडी सावरकर जी से है, याद रखिएगा। तो अनुशीलन समिति, अगर मेरा समिति का पॉलिटिकल का देखेंगे तो इसमें इनका नाम आया होगा, बीडी सावरकर का, याद रखिएगा। और भी सवाल बनता है कि किस गवर्नर जनरल के समय 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित जो है करने की घोषणा की गई थी, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही किया गया था। तो 1911 में जो है क्या हुआ था, आप जानते हैं कि बंगाल विभाजन को रोका था, याद रखिएगा, हुआ था ना 1911 में। तो याद रखेंगे एक बात कि 1911 में जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय क्या हुआ था कि राजधानी कोलकाता से लेकर दिल्ली हस्तांतरित कर दिया गया था, याद रखिएगा। करने की घोषणा की गई थी, उसमें घोषणा हुई थी, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त है, तो बाल गंगाधर तिलक को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि महाराष्ट्र में जो गणपति की जो पूजा होती है, उत्सव होती है, वो बाल गंगाधर तिलक की कृपा से होती है, श्रेय जाता है उन्हीं का। अगर आपसे पूछे तिलक भारतीय अशांति के जनक थे, किसने कहा था, तो याद रखिएगा वेलेंटाइन चिरोल ने कहा था। कौन कहते, वेलेंटाइन चिरोल ने कहे थे कि तिलक भारतीय अशांति के जनक थे, याद रखिएगा, क्योंकि हड़कंप मचा कर रख दिए थे अंग्रेजों को। अनुशीलन समिति किस प्रकार का संगठन है, तो एक क्रांतिकारी संगठन है, याद रखिएगा। तो अनुशीलन समिति अगर आपसे पूछे तो आप बता दीजिएगा कि एक क्रांतिकारी संगठन है। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो आपके द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, तो लाला लाजपत राय ने कहा था। क्या कहे थे लाला लाजपत राय कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। अगर आपसे पूछे निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो अरविंद घोष ने किया था। तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, अरविंद घोष ने किए। गदर क्रांति छिड़ने का महत्वपूर्ण कारण क्या था, तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना ही, याद रखिएगा, गदर क्रांति छिड़ने का महत्वपूर्ण कारण था, प्रथम विश्व युद्ध के कारण हो गया था। देखिए यहाँ पे सवाल पूछता है राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है, तो बंगाल विभाजन लागू होने के लिए के दिन को हम लोग राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मानते हैं। 1905 को जो हुआ था बंगाल विभाजन, उसको हम लोग क्या मानते हैं, बंगाल विभाजन शोक के रूप में जानते हैं। तो राष्ट्रीय शोक दिवस हम मनाते हैं बंगाल विभाजन के दिन को, याद रखिएगा, जो कि 1905 में हुआ था, फिर मिल भी गया था 11 में। चलिएगा अब आ जाइए बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ, जिसमें एक टेबल के रूप में दिया हुआ है, जो कि हम पढ़ते आएंगे और थोड़ा फास्ट और फनी के रूप में कोशिश करेंगे। तो देखिए इसमें सवाल बनता है कि 1857 की महान क्रांतिकारी के प्रमुख भारतीय नेतृत्वकर्ता एवं ब्रिटिश अधिकारी दमनकर्ता के बारे में पढ़ेंगे, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन। जैसे केंद्र भारतीय नेतृत्वकर्ता जो ब्रिटिश अधिकारी दमनकर्ता हैं, एक तरफ अपने तरफ ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहे हैं, एक अपना इंडियन खुद अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है, ये दिखा रहा था। तो चलिए इसमें सम्मिलित होते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं दिल्ली। तो दिल्ली में अगर देखा जाए तो भारतीय तरफ से नेतृत्व करने वाले बहादुर शाह जफर द्वितीय वक्त खां था। बहादुर शाह जफर बोलिए या बहादुर शाह द्वितीय बोलिए, एक ही है, वक्त खां। याद रखिएगा दोनों दिल्ली से लड़ रहे थे, भारतीय नेतृत्व करता थे। अगर ब्रिटिश अधिकारी पूछा जाए तो कैप्टन हडसन और निकलसन थे, जिसके निकलसन की तो मृत्यु हो गई थी इस विद्रोह में, याद रखिएगा, ठीक है। अब कैप्टन हडसन जो है बहादुर जफर को पकड़ लिए थे, हुमायूं का मकबरा भी, याद रखिएगा, और गिरफ्तार हो गया था बहादुर शाह जफर, हडसन कर दिया था। देखिए कानपुर से अगर देखा जाए तो नाना साहब थे और कैंपबेल थे। एक बात बता दूं, इसमें आपको एक कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए हम क्लियर कर देते हैं। अगर सैनिक का नेतृत्व कानपुर से अगर बोले तो तात्या टोप थे, और अगर देखे जाए तो उधर जो है कानपुर से लड़ रहे थे मुख्य रूप से तो नाना साहब थे, याद रखिएगा, और अंग्रेज की तरफ से कैंपबेल था, याद रखिएगा, दमनकर्ता। तो अगर आपसे पूछे तात्या टोप या नाना साहब, दो में से एक ही देगा, याद रखिएगा। तो अगर नाना साहब देगा तो नाना साहब लगा दीजिएगा, और तात्या टोप देगा तो तात्या टोप। लेकिन सैनिक का नेतृत्व कर रहे थे तब बोलिएगा तात्या टोप। ऐसे क्वेश्चन को बनाता है, थोड़े से क्वेश्चन आगे पीछे करते हैं जिसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, और लोग सोचते हैं कि क्वेश्चन तो गलत दिया है। क्वेश्चन गलत नहीं देता, क्वेश्चन का तरीका जो है बेसिक जब पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाता है।
तो क्वेश्चन को मैंने समझाने की कोशिश किया। तो याद किया कानपुर से नाना साहब हैं जो कि कैंपेबल हैं। अगर यहाँ पे तात्या टोप आएंगे तो तात्या टोप भी होंगे क्योंकि वो सैनिक का नेतृत्व कर रहे थे। अगर लखनऊ की बात करेंगे तो बेगम हजरत महल होंगे जो कि कैंपेबल इधर भी नेतृत्व कर रहा था। जैसे अंग्रेज़ दोनों तरफ कर रहा था कानपुर और लखनऊ को, उसी तरह नाना साहब और तात्या टोप कर रहे थे कानपुर को। याद रखिएगा। क्लियर हो गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं ना। तो लखनऊ में अगर भारत की तरफ से पूछे नेतृत्व कौन कर रहा था तो बेगम हजरत महल कर रही थी। याद रखिएगा। अगर झांसी से पूछे तो रानी लक्ष्मीबाई थी, जो कि अंग्रेज की बात करें तो अंग्रेज जो है दमन करता जनरल हुरोज, जो कि रानी लक्ष्मीबाई को कही थी मर्द, अकेला मर्द कही थी। याद रखिएगा। ठीक है, कहना पड़ गया था इसको। ग्वालियर की तरफ से देखें तो तात्या टोप थे और कानपुर में भी तात्या टोप थे, लेकिन सैनिक का नेतृत्व कर रहे थे और मेन लीडर यहाँ बने हुए थे ग्वालियर का। याद रखिएगा तात्या टोपे, जो कि जनरल हुरजो इस समय भी याद थे। जनरल हुरजो भी था जो कि अंग्रेजी अधिकारी जो था दमन करता था। तो रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपी दोनों को ये संभाल रहा था कौन, जनरल हुरोज। याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे इलाहाबाद में तो इलाहाबाद में लियाकत अली था, जो कि याद रखिएगा जनरल नील के साथ ये वहाँ जो है इलाहाबाद में निभा रहा था। नील याद रखिएगा। ठीक है। अगर आपसे पूछे एक और है अंग्रेज जो कि मर जाता है, वो इलाहाबाद की तरफ से नेतृत्व करता है, जो कि मैंने ऑनलाइन में पढ़ाया है। अब मुझे थोड़ा सा दिमाग से स्किप हो गया है। ठीक है, लेकिन एक और है जनरल नील है और एक और है जो कि अगर ऑनलाइन में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। जगदीशपुर की बात करें तो बाबू कुंवर सिंह बोलते हैं, जो कि विलियम टेलर और विंसेंट आयर था। तो विंसेंट और वाइंसेंट एक ही होता है। तो याद रखिएगा जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह लड़ रहे थे जो कि बिहार से संबंधित हैं, जिससे टेलर और विंसेंट आयर दोनों उस समय था। याद रखिएगा। ठीक है। अगर आपसे पूछे कौन टेलर और विंसेंट है, अंग्रेजी दमन करता है, याद रखिएगा। फतेहपुर में अजीमुल्ला लड़ रहे थे। याद रखिएगा। तो फतेहपुर से अजीमुल्ला लड़ रहे थे, भारतीय नेतृत्व कर रहे थे। और अगर पूछे जाए अंग्रेज की तरफ से कौन था तो कैंपेबल था और रेनर्ड था। याद रखिएगा। रेनर्ड एवं सर कैंपेबल था। याद रखिएगा। ठीक है, कि करवा रहा हूँ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण घटनाएं एवं वर्ष। आगे सबसे पहले करेंगे, उसके बाद हम जो करेंगे जो किस क्षेत्र में हुआ, कौन सा परिणाम हुआ, कौन सा युद्ध हुआ था, कौन से जीते थे। उससे पहले हम चाहते हैं कि आगे स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण घटना और वर्ष याद रखते हैं, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा सवाल बनता है। तो थोड़ा सा फनी के साथ, एंजॉय के साथ याद करेंगे। ठीक है। जैसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तथा सैनिक विद्रोह कब हुआ था तो 1857 में हुआ था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। दूसरा पूछता है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ था तो 1858 में अंत हो गया था। किसका, तो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपसे पूछेगा कि इंडियन काउंसिलिंग एक्ट कब आया था तो 1861 में आया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 1861 में क्या आया था तो इंडियन काउंसिलिंग एक्ट आया था, ऐसे बोलिएगा। आपसे पूछेगा प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई तो 1867 में हुआ था। ठीक है, तो बोलेंगे कि प्रार्थना समाज की जो है स्थापना जो हुआ था, बताइएगा कब हुआ था तो 1867 में हुआ था। ठीक है। अगर आपसे पूछे कुका विद्रोह कब हुआ था तो 1872 बता दीजिएगा, क्योंकि पूछेगा आपसे डायरेक्ट कि 1872 में क्या हुआ था, कुका विद्रोह हुआ था। अगर आपसे पूछे थियोसॉफिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई तो बताइएगा 1875 में, जो कि हम पढ़ा चुके थे पिछले वीडियो में, आप देखे होंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आर्य समाज की स्थापना कब हुआ तो 1875 में, थियोसॉफिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई 1875 में, ये दोनों को याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ तो 1885 में, डेट याद रखिएगा। अगर आपसे देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, रैंड तथा आमस्ट हत्याकांड एक हुआ था जो कि 1897 में हुआ था, मतलब 1897 में एक कांड हुआ जिसमें हत्या कर दिया गया था, रैंड का, आमस्ट का हत्या कर दिया गया था। बंगाल विभाजन की अगर बात करेंगे तो 1905 को याद रखेंगे, ऐसे हम लोग दुखी दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखिएगा बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी तो 1906 में पूछा था, जो कि मैंने वन लाइनर में याद करवाया है। सूरत कांग्रेस के फूट की बात करें 1907 में हुआ था। 1907 में जो हुआ था कांग्रेस सूरत फूट हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार की बात करें तो 1909 बताएंगे। अगर आपसे और पूछते हैं ब्रिटिश साम्राज्य का दिल्ली दरबार अगर पूछे तो 1911 बता दीजिएगा। 1911 में दिल्ली दरबार लगा था 1911 में, और इस समय जो है क्या हुआ था
फिर बंगाल विभाजन जो है होने से फिर मिल गया था, याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो 1914 से 18, याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम विश्व युद्ध का समय बताइए, तो 1940 से लेके 18 तक बता दीजिएगा। कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था, याद रखिएगा। बाहरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करना होगा, ठीक है, बच्चे हैं चिल्लाते रहेंगे। अगर आपसे पूछेगा होम रूल लीग की स्थापना कब हुई, 1916 में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो होम रूल लीग की स्थापना पूछेगा कब हुआ था, 1916 में। और रॉयल एक्ट कब आया था, तो 1919 में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और माउंटेन चेम्सफोर्ड सुधार कब आया, तो 1919 में ही आया था। और खिलाफत आंदोलन भी 1919 में आया था। तो चलिए एक चीज़ याद कर लेते हैं कि बताइए 1919 में क्या क्या आया था। तो रॉयल एक्ट आया था 1919 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में हुआ था, माउंटेन चेम्सफोर्ड सुधार भी 1919 में हुआ, और खिलाफत आंदोलन भी 1919 में हुआ था। उसके बाद चला ये असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन का डेट है 1920 से 22 में तक चला था। 22 में अंतिम क्यों हो गया था, क्योंकि चौरी चौरा कांड हो गया था 1922 में। क्लियर। अगर चौरी चौरा कांड हो गया उसके बाद तुरंत आ गया था 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हो गई थी, जो कि 1927 में आया था। और बटलर कमीशन की भी नियुक्ति 1927 में हुआ था, याद रखिएगा। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति और बटलर कमीशन की याद अगर करें तो 1927 से याद रखिएगा। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब की गई थी, 1929 में, जो कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी 1929 में। अगर आपसे पूछे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आया, तो 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन को नमक कानून डांडिया यात्रा भी बोला जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन तो लगातार हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, जब वो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में आया था, उसी समय आया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। उसी समय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी आया था 1931 में, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी आया था 1932 में। तो अगर आपसे पूछे प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आया, 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आया, 1931, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आया, 1932। याद रखेंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं और स्लो करें तो ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि फास्ट आप सुने, याद हो जाएगा। पूना पैक्ट की बात करते हैं। पूना पैक्ट आया था 1932 में, जो कि तृतीय सम्मेलन के समय ही आया था, याद रखिएगा। तो पूना पैक्ट में गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुई थी, याद रखिएगा। अगर बात करें प्रांतीय स्वराज की घोषणा कब हुई थी, 1935 में। तो प्रांतीय स्वराज की घोषणा की बात करेगा तो 1935 डेट याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब हुई, 1940 में। तो मुस्लिम लीग ने क्या किया, पाकिस्तान की मांग कर दी, तो याद रखिएगा 1940 में इसकी मांग कर दी थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, तो 1942 में, जो कि हम जानते हैं। और उसी समय क्रिप्स मिशन का आगमन भी हो गया था 1942 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था 1942 में, और उसी समय क्रिप्स मिशन का आगमन भी हुआ था 1942 में। अब 1943 में क्या हुआ, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हो गई थी, जो कि सुभाष चंद्र बोस के नाम पे आता है। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कौन किया, सुभाष चंद्र बोस किए थे 1943 में। कैबिनेट मिशन कब आ गया, तो 1946 में आ गया था, याद रखिएगा। तो क्रिप्स मिशन 1942 में जब आया था क्रिप्स मिशन, उसके बाद क्या हुआ कि कैबिनेट मिशन आगमन किया 1946 में। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और पूछता है कि भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन कब हुआ, 1946 में, क्योंकि कैबिनेट मिशन का भी आगमन 1946 में हुआ था, इसलिए भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन भी इसी के तहत माना जाता है 1946 में। 1946 में और क्या हुए, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही की घोषणा कर दी गई थी 1946 में ही, ठीक है। और अगर आपसे पूछे अंतरिम सरकार की स्थापना भी 1946 में हुआ था, इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अंतरिम सरकार की स्थापना भी 1946 माना जाता है। भारत विभाजन की माउंट योजना अगर देखा जाए तो 1947 बोला जाता है। तो 1947 में क्या हुआ था कि भारत की विभाजन हो गई थी, पाकिस्तान अलग हो गया था, भारत अलग। अब वो योजना माउंट बेटन योजना कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति कब हुई, तो 1947 में आज़ाद हो गए थे, स्वतंत्रता मिल गई। और भारतीय गणतंत्रता की स्थापना अगर बात करें तो 1950 में हो गया था, जो कि आपको खत्म हो गया, याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। तो अब आ जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, स्थान, वर्ष एवं उनके अध्यक्ष कौन कौन थे, ये पढ़ेंगे। तो इसके बारे में पढ़ने के लिए हमको थोड़ा से स्पीड के साथ पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में, जो कि 1885 में। इसके WC बनर्जी जो हैं इसके अध्यक्ष हैं, संस्थापक एओ थे, याद रखिएगा। अगर दूसरा जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, जो कि 1886 में हुआ था, याद रखिएगा। 1886 में हुआ था, जो कि दादा भाई नौरोजी थे, याद रखिएगा। तो दूसरे नंबर पे दादा भाई नौरोजी आते हैं। कोलकाता अधिवेशन में ये भूमिका निभाए थे, 1886 में हुआ था, याद रखिएगा। और WC बनर्जी पहले अध्यक्ष थे, याद रखिएगा, 1885 में बॉम्बे में जो हुआ था। अगर मद्रास कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जो कि 1887 में हुआ था, याद रखिएगा। 1887 में हुआ था, याद रखेंगे। और इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष माने जाते हैं
असदुद्दीन तैवज़ीदी, याद रखिएगा, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष माने जाते हैं, मद्रास में इसका अध्यक्षता किए थे। इलाहाबाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इलाहाबाद जो हुआ था, याद रखिएगा 888 याद रखिएगा, 1888 याद रखेंगे, 1888 याद रखिएगा, जिसके प्रथम अंग्रेज थे जॉर्ज यूगल। जॉर्ज यूगल जो है प्रथम अंग्रेज था, याद रखिएगा, इलाहाबाद का था। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए मुंबई में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो मुंबई में 1889 में हुआ था, याद रखिएगा, जिसका सर विलियम वेडरबर्न था, याद रखिएगा, वेडरबर्न था, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कलकत्ता की बात करते हैं तो 1890 में फिरोज शाह मेहता को बात करते हैं तो कलकत्ता अधिवेशन में 1890 में फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। और ये सब सुन लीजिए, सिर्फ अब इतना लंबा इतना याद करने की आवश्यकता नहीं, बस सुनते जाइए, याद हो जाएगा। अब चलते हैं नागपुर की ओर चलेंगे। नागपुर में हुआ था 1891 मतलब 1891 में अधिवेशन हुआ था। उस समय अगर आपसे अध्यक्ष पूछते कि नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ 1891 में, उस समय कौन था? पी आनंद चार्लू थे, याद रखिएगा। फिर डब्ल्यू.सी. बनर्जी आएंगे तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो थे, याद रखिएगा, इलाहाबाद में जो अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन चला था 1892 में, उसके अध्यक्ष बने थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, याद रखिएगा। और चलिए अब लाहौर में चलते हैं। लाहौर चलिएगा तो 1893 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जो कि याद रखिएगा उसके भी दादा भाई नौरोजी थे। तो दूसरे 2 बार ये हो चुके हैं, 3 बार हैं टोटल, याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, जो कि 2 तो आपको याद हो गया 1893 और पहला जो अब दूसरे नंबर पे था 1886। ठीक है। अगर आपसे पूछे मद्रास की बात करते हैं, मद्रास में 1894 में हुआ था फिर से, उसके जो हैं अध्यक्ष कौन थे? एल्फ्रेड बेग थे, याद रखिएगा। पूना कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, याद रखिएगा, पूना कांग्रेस अधिवेशन 1895 मतलब 1895 में, इसके थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, याद रखिएगा। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। कोलकाता की बात करते हैं तो कोलकाता हुआ था 1896 में, याद रखिएगा, 1896 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, इसके R.M. सयानी जी थे, याद रखिएगा, R.M. सयानी जी थे। अमरावती में एक अध्यक्ष हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता अमरावती में हुआ था, जो कि 1897 में हुआ था, याद रखिएगा, जो कि C. शंकरन नायर थे, इसके अध्यक्ष थे, किसके? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। मद्रास में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मद्रास में हुआ था 1898 में, जो कि आनंद मोहन बोस बने थे, इसके अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। अगर आपसे पूछे लखनऊ में क्या हुआ तो लखनऊ में याद रखिएगा 1899 में 1899 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसके रमेश चंद्र दत्त जो हैं अध्यक्ष बने थे। तो ये सब सिर्फ सुन लीजिए, जो इंपॉर्टेंट होगा उस पर जोर दिया जाएगा। लाहौर अधिवेशन हुआ था 1900 में, पूरे 1900 में हुआ था लाहौर अधिवेशन, जो कि याद रखिएगा NG चंद्रवरकर थे, याद रखिएगा, NG चंद्रवरकर जो है लाहौर अधिवेशन जो 1900 में हुआ था, उस समय अध्यक्ष थे। अगर कलकत्ता की बात करें, कलकत्ता 1901 में जो है कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसके अगर आपसे पूछे दिनेश एंडुलजी वाचा थे, याद रखिएगा। अब अगर बात करें 1902 में क्या हुआ था, तो 1902 में कांग्रेस अधिवेशन अहमदाबाद जो हुआ था, वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसकी अध्यक्षता किए थे। सिर्फ सुनते जाइएगा, 1-2 बार सुन लीजिएगा, 100% याद होगा, ये मैं वादा कर सकता हूँ। मुंबई की बात करें तो 1904 में सर हेनरी कॉटन का नाम आता है, ये ज़रूर याद रखेंगे। तो 1904 में क्या हुआ था? सर हेनरी कॉटन का नाम आता है। और दूसरा पूछता है बनारस अधिवेशन 1905, याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले के नाम आता है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बनारस में 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। कहाँ? बनारस में, क्योंकि 1905 में बंगाल विभाजन है, इसलिए याद करना जरूरी है। आपसे अगर पूछते कि कलकत्ता में 1906 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता तीसरी बार जो है दादा भाई नौरोजी के नाम आता है, याद रखिएगा। तो 1906 में भी कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के थे 1906 में। अगर बात करें सूरत की, बात करें सूरत में 1907 में हुआ था कांग्रेस अधिवेशन, इसके थे रास बिहारी घोष। इस समय फूट हो गया था कांग्रेस में, याद रखिएगा, सूरत में जो है कांग्रेस में फूट हो गई थी, याद रखिएगा, 1907, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो कांग्रेस अधिवेशन सूरत 1907 में जो है अध्यक्ष बने थे रास बिहारी बोस, और लगातार बने थे रास बिहारी बोस। 1908 में भी बने थे, मद्रास में जाके अध्यक्ष बने थे, याद रखिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो मद्रास में 1908 में हुआ था, उसके भी अध्यक्षता कौन किए थे? रास बिहारी बोस के थे। अगर आपसे पूछे लाहौर की बात करें तो 1909 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, याद रखिएगा, जिसमें मदन मोहन मालवीय बने थे, याद रखेंगे। तो अगर आपसे पूछे लाहौर
जो कांग्रेस अधिवेशन 1909 में हुआ था उसके कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। बस इतना ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे इलाहाबाद में 1910 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसके कौन थे? तो सर विलियम वेलवर्न थे। याद रखिएगा, ये भी 2 बार बन चुके हैं, याद रखेंगे। ठीक है, 2 बार आप देख चुके हैं इनके बारे में। अगर आपसे पूछे कलकत्ता अधिवेशन जो 1911 में हुआ था उस समय कौन था? तो पंडित विशन नारायण धर थे। तो कलकत्ता में 1911 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था पंडित विशन नारायण धर थे। ये भी जरूर याद रखिएगा। अब चलते हैं बांकीपुर में। बांकीपुर 1912 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था बांकीपुर में, जिसके याद रखिएगा आर एन मधोकर थे। मधोलकर थे, याद रखिएगा, मधोलकर जी थे, याद रखिएगा। अगर पूछते कराची अधिवेशन की बात करें तो 1913 में कांग्रेस अधिवेशन कराची में हुआ था, जिसके सैयद मोहम्मद बहादुर थे, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछता है। अगर आपसे पूछ दे और भी क्वेश्चन कि मद्रास में जो है 1914 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन है? तो भूपेंद्र नाथ बसु थे। ये भी सवाल आपसे पूछेगा। और भी सवाल क्या पूछेगा चलिए बता देते हैं। तो आज पूछेगा मुंबई में 1915 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसके जो अध्यक्ष कौन थे? सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। अगर बात करें 1916 की बात करेंगे तो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, याद रखिएगा, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके जो है अंबिका चंद्रन मजूमदार थे। क्योंकि 1916 इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ा चुका हूँ, आप अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा। कलकत्ता में 1917 में जो है कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जिसमें प्रथम महिला बनी थी एनी बेसेंट, जो कि अध्यक्ष बनी थी, याद रखिएगा। ये पूछता है। मुंबई की बात करें 1918 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष थे सैयद इमाम हसन थे। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 1918 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, दिल्ली में भी, जिसके मदन मोहन मालवीय थे, याद रखिएगा। तो मुंबई और दिल्ली दोनों में हुआ था, जिसमें एक में सैयद इमाम थे जो मुंबई के अध्यक्ष बने थे, और दिल्ली में याद रखिएगा तो दिल्ली के कांग्रेस अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय बने थे 1918 में। अमृतसर में हुआ था 1999 में। तो अमृतसर में 1999 में पंडित मोतीलाल नेहरू का नाम आता है, ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे अमृतसर के कांग्रेस अधिवेशन 1919 में। अगर नागपुर की बात करें, नागपुर में 1920 में और कलकत्ता में भी 1920 में 2 अधिवेशन हुए थे 1920 में, जो नागपुर और कलकत्ता में हुए थे। अगर नागपुर के अध्यक्ष की बात करें कांग्रेस अधिवेशन 1920 में, नागपुर के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा सी विजया राघवाचारी थे। और दूसरे में आपके थे 1920 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था उसके लाला लाजपत राय थे। ये उग्रवादी नेता थे, जो कि पहले उग्रवादी नेता थे। 3 में से ये जो है उग्रवादी नेता अध्यक्ष बने थे कांग्रेस का। ठीक है। अहमदाबाद की बात करें तो 1921 ईस्वी में अहमदाबाद में 1921 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसके अगर पूछा जाए कि अध्यक्ष कौन थे तो हकीम अजमल खां थे, याद रखिएगा। उसके बाद गया में हुआ था 1922 में कांग्रेस अधिवेशन, याद रखिएगा, जिसका देशबंधु चित्तरंजन दास के नाम से जाना जाता है, जो कि अध्यक्षता किए थे गया में जाके। ठीक है। और भी सवाल आपसे पूछेगा कि काकीनाडा में भी 1923 में अध्यक्षता हुई थी, जिसके मौलाना मोहम्मद अली इसके अध्यक्ष थे। और फिर से दिल्ली में हुआ था 1923 में। तो 1923 में भी 2 हुआ था कांग्रेस अधिवेशन, जिसमें दिल्ली में भी हुआ था 23 में, जिसमें अबुल कलाम आज़ाद भी बने थे, अध्यक्ष बने थे। अब बेलगांव में सिर्फ एकमात्र गांधी जी बने थे 1924 के कांग्रेस अधिवेशन में, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछे कानपुर में कौन बना था, तो कानपुर में याद रखिएगा, कानपुर में 1925 में बनी थी श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो कि एक सिर्फ भारतीय महिला थी, याद रखिएगा, प्रथम भारतीय महिला थी। 1925 में कांग्रेस अधिवेशन कानपुर की अध्यक्षता की थी, याद रखिएगा। और भी सवाल चलिए हम पूरा आपको दिखा दे रहे हैं, जिसमें अगर आपको टाइम मिलेगा तो देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछ दे गुवाहाटी, तो गुवाहाटी में 1926 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता करने वाले श्रीनिवास अयंकर थे, याद रखिएगा, गुवाहाटी में। अब मद्रास की अगर बात करें तो मद्रास की अध्यक्षता करने वाले 1927 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। मद्रास के अध्यक्षता करने वाले कौन थे? तो डॉक्टर M.N. अंसारी, मतलब कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता किए थे, तो याद रखिएगा। कलकत्ता में भी हुआ था। कलकत्ता में कब हुआ? 1928 में हुआ, याद रखिएगा, कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन? पंडित मोतीलाल नेहरू का नाम आता है, ये जरूर याद रखिएगा। तो कलकत्ता में 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू जो हैं, याद रखिएगा,
जो है अध्यक्षता किए थे। और उसके जस्ट बाद मोतीलाल के बेटे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर के अधिवेशन 1929 में किए थे, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय स्वतंत्रता की मतलब स्वराज, पूर्ण स्वराज की घोषणा भी करने का नाम आता है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। कराची की बात करें तो कराची 1929 की बात होती है। कराची 1931 की बात करते हैं। कराची 1930 नहीं हुआ था, 1931 में हुआ था। तो याद रखिए कराची 1931 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसके सरदार वल्लभ भाई पटेल याद रखिएगा अध्यक्षता किए थे। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे दिल्ली में 1932 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसके अगर पूछा जाए तो दास अमृतलाल थे। सेन रणछोड़लाल दास अमृतलाल नाम है, इतना बड़ा नाम है, जो कि 1932 में दिल्ली में अध्यक्षता किए थे कांग्रेस का। अगर कलकत्ता की बात करें तो 1933 में याद रखिएगा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। श्रीमती नलिनी सेना गुप्ता नाम है, जो कि अध्यक्षता की थी। याद रखिएगा नलिनी सेना गुप्ता, ये तो मेरा नाम पे आ गया, नलिनी है लेकिन चलिएगा। मुंबई की बात करें 1934, मुंबई की बात करें तो 1934 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और उसके बाद लखनऊ में भी 1935 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने थे अध्यक्ष। याद रखिएगा। तो आपसे पूछेगा कि मुंबई में 1934 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और लखनऊ में 1935 में जो बने थे, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने थे। याद रखिएगा। और एक और हुआ था लखनऊ में 1936 में, जो कि याद रखिएगा कांग्रेस अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और 1937 में फैजापुर के भी अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 2 किए थे लखनऊ और फैजापुर में। याद रखिएगा 1936 और 37 इनका लगातार है, और 34 और 35 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कांग्रेस अधिवेशन है। याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे हीरापुर की अध्यक्षता 1938 में कौन किए थे? तो सुभाष चंद्र बोस किए थे। और त्रिपुरी की अध्यक्षता 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस किए थे। तो याद रखिएगा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी 2 बार अध्यक्षता किए, 2 बार अध्यक्ष बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी 2 बार अध्यक्ष बने, और सुभाष चंद्र बोस भी 2 बार बने। 38 39 यही बने थे। 36 यहाँ पे देखिए 38 39 सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे कांग्रेस का। 36 और 37 पंडित जवाहरलाल नेहरू। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करें तो 34 और 35 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे कांग्रेस अधिवेशन। सबका अलग अलग क्षेत्र है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए रामगढ़ की बात करें तो 1940 में कौन बने थे? अबुल कलाम आजाद बन गए थे। याद रखिएगा अबुल कलाम आजाद क्या बने थे? 1940 में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए थे, अध्यक्ष बने थे। और भी सवाल पूछेगा मेरठ का, तो मेरठ का 1946 बता दिएगा। आचार्य JP कृपानी जो हैं अध्यक्ष बने थे मेरठ का 1940 में। अगर आपसे पूछे दिल्ली की बात करें, दिल्ली में 1947 के अगर अध्यक्षता की बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर बने थे। याद रखिएगा। तो दिल्ली में 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं फिर अध्यक्ष बने थे कांग्रेस अधिवेशन का। और अगर आपसे पूछे जयपुर का, तो 1948 में फिर बने थे डॉक्टर PC सीतारमैया अध्यक्ष बने थे जयपुर का। याद रखिएगा। तो जयपुर में 1948 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसमें डॉक्टर P सीतारमैया हैं। याद रखिएगा। और 47 में याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आता है और JP कृपानी का नाम आता है। याद रखेंगे। ठीक है। अगर आपसे पूछे नासिक की बात करें तो 1950 में याद रखिए PD टाउन होता है। देखिए बहुत लोग अलग अलग बताते हैं, आपको अपडेट मेंशन हम क्लियर कर देते हैं। दिल्ली में जो 1947 में हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं स्वतंत्रता कक्ष में, लेकिन बहुत लोग JP कृपानी लगाते हैं। लेकिन याद रखिएगा JP कृपानी जो है 1946 इनका डेट बताता है, जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है। और नासिक का लास्ट में 1950 की अगर बात करें, नासिक में हुआ था जो है कांग्रेस अधिवेशन, जिसे PV टंडन इसकी अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है गांधी युग, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाएगा। तो ये चीज़ तो आप देख लिए, कुछ और बचा है तो चलिए हम इसे क्लियर कर देते हैं। हाँ, इसमें देखिए ये तो हो गया, ये बचा हुआ है जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, इसे मैं करवा देता हूँ। इसमें क्या है कि इसमें कौन जीता है, इसका परिणाम किसका है, ये दिया हुआ है, लेकिन हमको डेट जरूरी याद रखना है। जैसे खेड़ा का युद्ध हुआ था 1707 में, जिसमें मराठा, साहू और ताराबाई एक जो है पक्ष में लड़ाई हो रहे थे, जिसमें परिणाम में साहू समझिए जीत गए थे, परिणाम साहू का हुआ था। भोपाल युद्ध हुआ था जो कि 1937 में हुआ था, जिसमें बाजीराव प्रथम और मुगल दोनों थे। याद रखिएगा। जिसमें बाजीराव प्रथम इसमें आगे हो गए थे, इनका जीत हो गई थी। याद रखिएगा। करनाल का युद्ध हुआ था जो कि 1739 में हुआ था, नादिर शाह एवं मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के बीच हो रहा था, जिसमें नादिर शाह जीत गए थे। याद रखेंगे।
ठीक है। अगर आपसे पूछे प्रथम कर्नाटक युद्ध, देखिए इस जगह पे ध्यान से देखिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक और तृतीय कर्नाटक युद्ध, तीनों याद रखना इंपॉर्टेंट है। कैसे? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1946 से 48 में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी अंग्रेजी, तो इसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध में ही फ्रांसीसी जीते थे, उसके बाद हार गए थे, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि 46 से 47 में ये फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच हुआ था, जिसमें ये जीता था फ्रांसीसी, जिसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध में जीता था। उसके बाद द्वितीय और तृतीय में तो भाई फ्रांसीसी हार गए। तो याद रखिएगा द्वितीय और तृतीय कब हुआ था? तो 1749 से लेकर 54 में हुआ था, मतलब 1749 से लेकर 54 के बीच हुआ था, फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच, जिसमें अंग्रेज जीत गया था। और तृतीय भी कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 58 से लेकर 63 में, जिसमें फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच लड़ाई हुआ, जिसमें अंग्रेज जीत गया था, फ्रांसीसी बेचारे हार गए थे। प्लासी का युद्ध तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 1757 में, जिसमें अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज जीत गया था, सिराजुद्दौला के साथ धोखा हुआ था, बेचारे मर गए थे। बेदरा का युद्ध भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1759 में हुआ था, 1759 में हुआ था, जो कि अंग्रेज और डच के बीच हुए थे बेदरा के युद्ध, जिसमें अंग्रेज जीत गए थे और डच हार गए थे। उसके के बाद बांडीवाशा युद्ध हुआ था, जो कि 1760 में, जो कि बहुत बार पूछता है। तो 1760 में क्या हुआ था? बांडीवाशा युद्ध हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज जीत गए थे। अगर आपसे पूछे पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था, अफगान अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था, जिसमें अब्दाली जीत गया था, मराठा बेचारे हार गए थे। तो पानीपत का तृतीय युद्ध अगर आपसे पूछे तो देखिए, प्रथम युद्ध तो हम जानते हैं कि जो है 1526 में हुआ था, द्वितीय हुआ था 1556 में, हम जानते हैं, और तृतीय हुआ था 1761 में, जिसमें अफगान अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था, जिसमें अब्दाल शाही जीत गया था, अब्दल शाही जीत गया था। अगर पूछे बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में, अंग्रेज और मीर कासिम शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के साथ हुआ था, जिसमें तो भी अंग्रेज जीत गया था, मीर कासिम बेचारे हार गया था, शुजाउद्दौला भी हार गया था, शाह आलम भी हार गया था, तीनों एक तरफ थे, अंग्रेज अकेले था, याद रखेंगे। अब इसमें देखिए प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था, जो कि 1767 से 69 में हुआ था, ठीक है, जो कि बोला जाता है 60 मतलब 69 मतलब होता है 69, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। 67 से लेकर 69 में हुआ था, याद रखिएगा। प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था, जो कि अंग्रेज और हैदर अली के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज को हरा दिया था हैदर अली, इसमें बहादुरी की बात होती है। रुहेला युद्ध एक हुआ था 1774 में, जिसमें लॉर्ड हेस्टिंग एवं रुहेला शासक हाफिज़ खां के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें रुहेल युद्ध में रुहेल हार गया था, हाफिज़ खां हार गया था और अंग्रेज जीत गया था, लॉर्ड हेस्टिंग जीत गया था 1774 में। एक है सिंदरबेड़ा का युद्ध। सिंदरबेड़ा का युद्ध जो है 1775 में हुआ था, निज़ाम और मराठा के बीच हुआ था, जिसमें मराठा जीत गया था, निज़ाम हार गया था। हैदराबाद का निज़ाम जैसे बोलते हैं ना, वही था। तो मराठा जीत गया था, वो हार गया था। प्रथम मराठा युद्ध जो हुआ था, याद रखिएगा, ये अंग्रेज और मराठा के बीच हुआ था, जिसमें इसमें पूर्णतः नहीं कहा जा सकता कौन जीता है, तो ये निर्णित रह गया था, परिणाम नहीं मिला था। तो प्रथम मराठा युद्ध जो हुआ था 1775 से लेके 82 के बीच बोला जाता है, याद रखिएगा। अब द्वितीय देखिए, अब इसी जगह देखिए द्वितीय मैसूर युद्ध। प्रथम मैसूर युद्ध आप देखिए कब हुआ था, तो प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69, जिसमें हैदर अली जीत गया था। लेकिन द्वितीय में भी जो है देखिए, द्वितीय मैसूर युद्ध जो हुआ था 1780 से लेके याद रखिएगा 84 के बीच हुआ था, जिसमें लॉर्ड बारिंग हेस्टिंग ही है, लेकिन हैदर अली और टीपू सुल्तान एक तरफ था, जिसमें इसका परिणाम भी नहीं हुआ था, दोनों समाप्त हो गया था, मतलब निर्णय इसका क्लियर हुआ ही नहीं था, ठीक है। तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से लेके 92 के बीच हुआ था, जिसमें याद रखिए 1790 से लेके 92 के बीच हुआ था तृतीय मैसूर युद्ध, जिसमें लॉर्ड कर्नवालिस और टीपू सुल्तान था, जिसमें अंग्रेज जीत गया था, टीपू सुल्तान के साथ धोखा हो गया और कर्नवालिस जीत गया था। अगर आपसे पूछे चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, जो कि फिर से हुआ था लॉर्ड वेलिस्ली अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था, जिसमें फिर से अंग्रेज जीत गया था और टीपू सुल्तान हार गया था। तो देख रहे हैं 4 मैसूर युद्ध हुआ है, चारों को आपको एक बार ध्यान रखना होगा,
इसलिए फिर से रिपीट एक बार कर देता हूं। तो प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से लेकर 69 में, जिसमें हैदर अली और अंग्रेज के बीच हुआ था, जिसमें हैदर अली जीत गया था। और द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ था, याद रखिएगा, जो हैदर अली और टीपू सुल्तान एक तरफ थे और वारंग हेस्टिंग एक तरफ था, जिसमें इसका निर्णय क्लियर नहीं हुआ था। और याद रखिए द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ था, याद रखिए 1780 से 84 के बीच हुआ था। तृतीय युद्ध भी आपको देखिए 1790 से 92 में हुआ था, जिसमें कर्नवालिस था और टीपू सुल्तान था, जिसमें कर्नवालिस जीत गया था, अंग्रेज हार गया था। याद रखिएगा अंग्रेज जीत गए थे, टीपू सुल्तान बेचारा हार गया था, लॉर्ड कर्नवालिस जीत गया था। चतुर्थ मैसूर की बात करें 1799 में हुआ था, जिसमें लॉर्ड अर्बिलेजली अंग्रेज जो है जीत गया था, टीपू सुल्तान बेचारे हार गए थे। याद रखिएगा जिसमें परिणाम में अंग्रेज आगे आ गया था। अब देखिए द्वितीय मराठा, प्रथम मराठा तो देखे थे, द्वितीय मराठा याद रखिएगा 1803 से 6 था, लॉर्ड अर्बिलेजली और मराठा, जिसमें अंग्रेज जीत गए थे, बेचारे मराठा हार गए थे द्वितीय मराठा युद्ध में। नेपाल युद्ध एक हुआ था 1814 से 16 में, जिसमें लॉर्ड हेस्टिंग और गोरखे लोग थे, मतलब गोरखे लोग नेपाली को बोला जाता है, तो वो थे, जिसमें अंग्रेज हार गए, अंग्रेज जीत गया था और गोरखे हार गए थे, मतलब नेपाल युद्ध में नेपाली हार गए थे। तृतीय मराठा युद्ध की अगर बात करें तो तृतीय मराठा युद्ध भी हुआ था 1817 से 18 में, 18 में हुआ था, जिसमें लॉर्ड हेस्टिंग ही था, जिसमें मराठा जीते थे, मराठा हार गए थे और अंग्रेज जीत गया था, मतलब मराठा जो है इसमें हार ही रहे थे क्योंकि अंग्रेज षड्यंत्र के साथ चल रहा था। पिंडारी युद्ध हुआ था एगो, जो कि 1817 से 1818 में ही हुआ था, ठीक है, जब तृतीय मराठा युद्ध हो रहा था। उसमें कर्नल अस्लीमेन और पिंडारी लुटेरे के साथ हो रहा था, जिसमें अंग्रेज ही जीत गए थे, पिंडारी बेचारे हार गए थे। और एक हुआ था प्रथम बर्मा युद्ध हुआ था, जो कि 1824 से 26 डेट है इसका, याद रखिएगा, जिसमें अंग्रेज और बर्मा के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज ही जीता था। अंग्रेज का किस्मत एकदम जबरदस्त है, देख रहे हैं, अंग्रेज 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 जीत ही रहा है। अगर प्रथम अफगाना युद्ध की बात करें तो प्रथम अफगाना युद्ध भी, अफगान युद्ध में भी 1839 से 42 में जो हुआ था, इसमें अंग्रेज गवर्नर जनरल ऑकलैंड अफगान के जो है लोग थे, जिसमें अंग्रेज जीत गया था, अफगानी हार गए थे। एक और युद्ध हुआ था प्रथम सिख युद्ध, जिसमें 1845 से बात करते हैं, 1845 से 46 की बात करते हैं, जिसमें अंग्रेज और सिख के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज ही जीत रहे थे। किस्मत तो फाड़ल था, अंग्रेज जीत रहा है ना। आगे देखिए द्वितीय सिख युद्ध हुआ था। प्रथम सिख युद्ध तो देख लिया 45 से 46 हुआ, द्वितीय हुआ 2 साल बाद तुरंत हो गए, 48 से 49 में हो गया, जिसमें अंग्रेज और सिख के बीच हुआ था, 49 तक चला था, जिसमें अंग्रेज ही जीत गए थे। याद क्या, द्वितीय बर्मा युद्ध हुआ था। प्रथम बर्मा युद्ध में देखिए लिए थे, द्वितीय बर्मा युद्ध हुआ था 1852 में, मतलब 1852 में, जिसमें अंग्रेज और बर्मा सेना के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज जीत गए थे और बर्मा बेचारे हार गए थे। और प्रथम बर्मा तो अंग्रेज और बर्मा ही था, जो कि 1824 से 26 है, ठीक है, प्रथम। और द्वितीय तो आप देखिए लिया, याद रखिएगा 1852। अगर द्वितीय अफगाना युद्ध हुआ था, प्रथम अफगाना युद्ध तो देखिए लिए, जिसमें ऑकलैंड और अफगान के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज जीत गए थे, ऑकलैंड जीत गया था और अफगानी हार गए थे। और द्वितीय भी देखिए 1878 की बात करते हैं और 80 के बीच जो युद्ध हुआ था अंग्रेज और अफगान के बीच, जिसमें अंग्रेज जीत गए थे, अफगानी हार गए थे। और तृतीय बर्मा युद्ध भी हुआ, द्वितीय तो आप देख लिए 1852 में, 1885 में हुआ था, याद रखिएगा। तृतीय बर्मा युद्ध जो कि अंग्रेज और बर्मा सेना के बीच हुआ था, जो कि अंग्रेज जीत गए थे। और तृतीय अफगाना युद्ध भी हुआ था, जो कि 1919 में हुआ, जो कि अंग्रेज और अफगान के बीच हुआ, अंग्रेज जीत गए थे। तो ये आपका जो है जीते हुए, विजय किए हुए डेट और युद्ध जो है आपका दे दिया गया है, जो कि मैंने कोशिश किया है कि एकदम स्पीड में याद करवा दूं। 1-2 बार सुनिएगा, 100% याद हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।